क्या भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में है? तो जब एनर्जी की शॉर्टेज होगी तो उसकी पूर्ति आप किसी तरह से नहीं कर सकते, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। दुनिया भर में आपके उत्पादन पे असर है, आपके दामों पे असर है, आपका जो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया, और जितने भी इंपोर्टिंग जो नेशंस हैं उनको सबको नुकसान। जो हमारी स्थिति है वो बहुत गंभीर हो गई है। देशभक्ति के नाम पे हर भारतीय तो क्रूड ऑयल का यूज कम करे, पेट्रोल डीजल का। देशभक्ति के नाम पर वो बड़ी कंपनियां जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है, बाकी तो नुकसान में है, जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद कर सकती और उनके ऊपर ये फरमान क्यों नहीं जारी हो सकता? ये पॉलिटिकली मैनेज हो रहा है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको तो तुरंत रोक देना चाहिए। पॉलिटिक्स की बात है कि मतलब किसको सरकार सपोर्ट करेगी, किसको सपोर्ट नहीं करेगी, है। चालू बचत घाटा वो क्या रहता है? उसके लिए कैपिटल फ्लोज होते हैं। कैपिटल फ्लोज का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस का पैसा। तो क्या विदेशी मुद्रा भंडार मनमोहन सिंह के टाइम से नरेंद्र मोदी के टाइम को कंपेयर करें तो स्थिति ज्यादा भयावह है या थोड़ी कंट्रोल में? $1 ₹95.57 का जो हो चुका है, वो अगर मोदी जी की अपील हम मान लेते हैं तो आपको लगता है 92, फिर 91, फिर 90, फिर $87 तक पहुंच सकता है? कि उन्होंने 73 दिन लेट कर दिया, वो हमें पहले दिन से ही इस पे एक्ट करना चाहिए था। ये कह देना कि सोना मत खरीदो 7 करोड़ घरों का चूल्हा बंद करवा रहा है। इसको बंद करने से आपकी अर्थव्यवस्था नहीं रुकती है। आने वाले समय में सर इन्फ्लेशन कितना बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? ऑफिशियल रेट चाहे आपका 4%, 4.5% हो, पर वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन रेट नहीं है। गरीब आदमी के तो जेब कट गई। ग्रोथ रेट जो दिखाया जाता है उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है क्या? हो ही रहा है। देखिए, जो ग्रोथ रेट होता है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र का ग्रोथ रेट होता है। हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो तो गिरावट पे ही चल रहा है नोटबंदी के बाद से। रिसेशन की तरफ बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अगर ये चलता रहा तो रिसेशन होगा ही, दुनिया में रिसेशन आ जाएगा। अमेरिका, चीन, यूके, ये जितनी कंट्रीज है, इवन यूरोप, उन सबसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि वो इंडिया की रहने वाली है। आईएमएफ क्या डेटा इकट्ठा करता है? आईएमएफ तो सरकारी डेटा को आगे करता है ना। जब वर्ल्ड की बाकी करेंसी मजबूत हो रही थी, जब युद्ध की दूर दूर तक कोई आहट नहीं थी, उस समय भी भारतीय रुपया लगातार गिर रहा था। उसके पीछे की क्या वजह थी? वजह ये कि हमारा पर सबसे ज्यादा असर हुआ। 50% टैरिफ लगा दिया उन्होंने। भारत की जो R&D में कमजोरी है उसकी वजह से हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं तो देशवासियों से 7 अपील की है, लेकिन सीधी सहभागिता जिसमें आपकी हो सकती है वो मुख्य रूप से 3 अपील है। पहला, उनकी तरफ से कहा गया है कि क्रूड ऑयल हमें कम खरीदना पड़े, इसके लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करो, कार पूलिंग कर सकते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सोना घर में चाहे फंक्शन हो, त्योहार हो, 1 साल तक मत खरीदो, टाल दो। तीसरी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि खाने के तेल में भी कटौती करो। तो देश का प्रधानमंत्री अगर आपसे ये आग्रह कर रहा है कि खाने के तेल में कटौती कर दो, गाड़ियों में जो तेल डलवा रहे हो उसमें कटौती कर दो, तो क्या इसके पीछे बहुत बड़ी कोई वजह है? क्या हमें बहुत गंभीरता से इसे लेना चाहिए? और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में तो नहीं फंस गई है? ये समझने के लिए इस वक्त मैं पहुंची हुई हूँ वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार सर के घर पर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं इन सारी चीजों का मतलब आपसे समझूं, क्योंकि इकोनॉमी के जितने शब्द होते हैं वो बहुत भारी भरकम होते हैं, लेकिन सबसे पहले दिल को तसल्ली मिल जाए, इसलिए पहला सवाल ही आपसे ये पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये बातें कहना, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में है? बात को समझने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। फरवरी 28 को युद्ध शुरू हुआ। इजराइल और अमेरिका एक तरफ थे और ईरान पे ज़बरदस्त हमला हुआ, ज़बरदस्त बॉम्बिंग वगैरह हुई, है ना। तो लेकिन ईरान ने तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर आप पहचाने तो वहाँ से दुनिया का जो कच्चा तेल है और गैस है, 20% सप्लाई दुनिया की वहाँ से निकलती है। तो ये जो
कमी हुई, जैसे कि मतलब करीब 100 सवा 100 शिप वहां से रोज निकलते थे और 10 भी नहीं निकल रहे थे। तो यानी कि बहुत जबरदस्त कमी हो गई दुनिया में, इसलिए एकदम से कच्चा तेल ऊपर चला गया, गैस के दाम ऊपर चले गए। और क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, 85% हमारा जो क्रूड ऑयल है 85 से भी ज़्यादा वो बाहर से आता है, और उसका एक बड़ा हिस्सा तो पश्चिम एशिया से आता है क्योंकि सबसे पास है और सबसे जल्दी आ जाता है वहाँ से। और फिर गैस आती है हमारी वहाँ से जो 60% जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो एकदम से फंस गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस क्या है और ये आपका क्रूड ऑयल क्या है? ये एनर्जी है। एनर्जी हर चीज़ के उत्पादन में लगती है। आपको कुछ भी बनाना है, हाँ, घर पे खाना बनाना है, आपको होटल जाना है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, आपको मतलब कार खरीदनी है ना, दुकान पे जाना है, सब में एनर्जी लगती है। तो एनर्जी के बिना उत्पादन नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, घर पे कंजम्पशन नहीं हो सकता। तो जब एनर्जी की शॉर्टेज होगी तो उसकी पूर्ति आप किसी तरह से नहीं कर सकते, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये तो जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत बिजली आपने ज्यादा इस्तेमाल कर ली, थोड़ा बहुत आपने समझिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से इस्तेमाल कर लिया, या कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत, पर वो भी थोड़ा बहुत ही है। आप जब घर में गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला कर सकते हैं, लकड़ी कर सकते हैं, पर वो भी थोड़ा है क्योंकि बहुत सारे लैंडलॉर्ड अलाउ नहीं करते। तो इसलिए जो एकदम से जो ये शॉर्टेज हुई, उसका असर ये था कि आपके उत्पादन पे असर पड़ेगा, आपके घर पे असर पड़ेगा। हमने देखा कि गरीब लोग जो हैं वो पलायन करने लगे क्योंकि वो कई दिन तक खाना नहीं बना पाए, क्योंकि उनको जो गैस का सिलेंडर जो था वो मिल नहीं रहा, या मिल रहा है तो बहुत ऊंचे दाम पे। हमारा जो आम नागरिक है जो असंगठित क्षेत्र का, वो 10,000, 11,000, 12,000 रुपए से कम कमाता है। तो उसके अगर एकदम से सिलेंडर का दाम जो 950 है वो 4,000, 5,000 हो जाए तो उसको सारा बजट खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके पास तो खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा, बच्चे के स्कूल की फीस के लिए पैसा नहीं बचेगा, तो एकदम से सारा कुछ गड़बड़ा गया। तो यानी कि एक ये एनर्जी शॉक हुआ जिसकी वजह से दाम, क्योंकि एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन होगा। लेकिन ये जो कच्चा तेल है ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, इसमें से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। आपका इसमें से एलपीजी भी निकलता है ना। तो अगर आपके ये क्रूड ऑयल की कमी हो गई तो एलपीजी की कमी हो जाएगी। फिर आपका इसमें से फार्मास्यूटिकल्स के लिए केमिकल्स निकलते हैं जिससे आप फार्मास्यूटिकल बनाते हैं, तो ये कमी हो जाएगी तो फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन की आपके यहाँ कमी हो जाएगी। फिर इसमें से सल्फर निकलता है, सल्फर अगर आपका नहीं निकल रहा वहाँ से तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो माइनिंग में असर हो जाएगा। फिर आपका पैकेजिंग इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए जो प्लास्टिक्स वगैरह चाहिए होते हैं वो सब इससे निकलते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री को चाहिए, आपकी कुर्सी है, मग है, वो सारा इसमें से निकलता है, वो उसकी कमी हो जाएगी। फिर सेकेंड राउंड में देखिए फर्टिलाइजर होता है, इससे फर्टिलाइजर की कमी होगी तो खाने पीने के उत्पादन में आपकी कमी आ जाएगी। और इस साल तो ये खतरा है कि सुपर एल नीनो आ रहा है जुलाई के बाद, यानी कि ड्राउट काफी जबरदस्त हो सकता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज और एल नीनो अगर जो आता है तो उससे फूड की जो शॉर्टेज होगी तो उससे फिर और जो हमारे यहाँ परेशानी हो जाएगी, क्योंकि गरीब आदमी को जो खाना पीना मिलता है वो भी बहुत महंगा हो जाएगा। तो एक मतलब कि सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरह से चीजें बढ़ती जाएंगी। इसका और भी असर है कि जैसे कि आपने देखा कि ये दाम बढ़ गए, आपके गैस के दाम बढ़ गए तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया। हालांकि आ कम रहा है, लेकिन क्योंकि दाम एकदम से 50-60% बढ़ गए, जो ब्रेंट और जो क्रूड जो $70 का था वो $100 से ऊपर चला गया, यानी कि एकदम 40% बढ़ गया, तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया। दूसरी तरफ आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि हम पश्चिम एशिया के देशों को 16% एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो पश्चिम एशिया के जो देश है वहां पे आप कैसे एक्सपोर्ट करते हैं? जहाज से, हवाई जहाज से। अब जहाज रुक गए, हवाई जहाज रुक गए तो 16% आपका ट्रेड खत्म हो गया। बाकी देशों में परेशानी होगी तो वहां पे भी आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो एक तरफ इंपोर्ट का बिल बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज आउटगो बढ़ जाएगा। मतलब डॉलर जा रहा है पर आ नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि आप जो बेच रहे हैं वो कम बेच रहे हैं, तो आपको जो डॉलर में अर्निंग है वो कम हो गई, है ना। और जब आपको जो क्रूड ऑयल और ये सब खरीदना है तो उसके जो ज्यादा हो गए, बल्कि उसका और ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि अब हम अमेरिका से, वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, जो कि जिसको आने में 2.5 महीना लगता है, और उसके शिपिंग चार्ज ज्यादा होगा, और उसके इंश्योरेंस चार्ज बढ़ गए हैं। रशिया से भी हमने रशिया से भी लिया है। हाँ। हमने जो हाई सीज पे था उनका ऑलरेडी, उससे हमने लिया, लेकिन वो बहुत थोड़ा है।
तो जो आपकी जो 20% की शॉर्टेज थी उसमें आप कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा बढ़ू के कुछ कर लें, पर 12-13% की शॉर्टेज तो रहेगी एनर्जी में, जो मतलब जो हम जो गैस और जैसे क्रूड से करते थे उसकी पूर्ति किसी तरह से नहीं हो सकती। तो यानी कि दुनिया भर में आपके उत्पादन पे असर है, आपके दामों पे असर है, आपका जो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया। जो देश एक्सपोर्ट करते हैं उनको तो फायदा है, जैसे अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, वेनेजुएला करता है, रूस करता है, उनको तो जो बढ़े हुए दाम पे मिलेगा। पर जितने भी इंपोर्टिंग जो नेशंस हैं उनको सबको नुकसान है। हम सबसे बड़े हैं इंपोर्टिंग नेशन चीन के साथ, है ना? राइट। तो हमें बहुत नुकसान है इसमें। हाँ। तो इसलिए जो हमारी स्थिति है वो बहुत गंभीर हो गई तुरंत। अब मैं सरकार ने कहा कि हमारे पास तो 70 दिन के स्टॉक्स हैं, है ना? चलिए वो भी मान लिया, पर लेकिन हमारी जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं जैसे रिलायंस हैं वो 25% एक्सपोर्ट कर देते हैं। मतलब जो भारत का जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, अपनी रिफाइनरी का एक्सपोर्ट कर देते हैं यूरोप में, क्योंकि बहुत प्रॉफिट होता है उसमें। उसको रोका नहीं जा सकता। उसको रोका नहीं गया, उसको रोकना चाहिए था तुरंत, क्योंकि हमारे पास जो क्रूड आ रहा था, जैसे कि अभी आंकड़े आए कि इस मार्च में पिछले साल के मार्च के मुताबिक 40% कम क्रूड आया, क्योंकि मिल नहीं रहा था बाजार में। मैं सर 1 मिनट आपको रोकूंगी, इस पॉइंट को मैं और अच्छे से समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि इंडियन जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं उनको पेट्रोल में पर लीटर 30 रुपीज़ और डीजल में पर लीटर 25 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। उसके बाद जब मैंने और डिटेल में चेक किया तो मुझे ये पता चला कि 2026 में उनका घाटा इतना बढ़ गया है कि 2025 का कुल लाभ उनका जो था वो सब साफ हो चुका है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देशभक्ति के नाम पे हर भारतीय तो क्रूड ऑयल का यूज़ कम करे, पेट्रोल डीजल का। देशभक्ति के नाम पर वो बड़ी कंपनियां जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है, बाकी तो नुकसान में हैं, जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद कर सकती और उनके ऊपर ये फरमान क्यों नहीं जारी हो सकता? बिल्कुल सही आपने कहा, और इसीलिए जब मैंने पहले हफ्ते में ही जब अपना आर्टिकल लिखा था तो उसमें मैंने कहा कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको तो तुरंत रोक देना चाहिए, है ना? पर उनको प्रॉफिट हो रहा था तो उनको सरकार ने नहीं रोका, जबकि उनको रोकना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो क्रूड की कमी हो रही है, अगर हमारा सिर्फ 40% कम आया है क्रूड, तो जो हमारे पास क्रूड था वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं विदेश में बेचने के लिए, तो हमारी शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी उससे। तो इसलिए तो तुरंत उसको रोकना चाहिए था। मैंने लिखा भी था उस समय कि ये तो रोकना चाहिए, सरकार ने नहीं किया, क्योंकि ये रिलायंस वगैरह को बहुत प्रॉफिट हो रहा था, उन्होंने सस्ता क्रूड पहले खरीदा हुआ था और अब बढ़े हुए दाम में जो वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये पॉलिटिक्स की बात है कि मतलब किसको सरकार सपोर्ट करेगी, किसको सपोर्ट नहीं करेगी, है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब हम कह रहे हैं कि अब हमको बचाना चाहिए। हमें तो बचाना तब से चाहिए था, क्योंकि जो हमारा 60-70 दिन का जो हमारा स्टॉक था वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करते तो ये ज़्यादा लंबा चलता। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये करना चाहिए था, नहीं किया। और जो वो कह रहे हैं कि जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लॉस है तो लॉस अभी हो रहा है, लेकिन पिछले 1-2 साल में उनको बहुत प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि जब तेल के दाम गिरे तो हमने अपने जब दाम नहीं घटाए, जबकि जो हमारा मार्केट मैकेनिज्म है उसके अनुसार जब घटे तो हमारे अंदर के दाम घट जाने चाहिए पेट्रोल डीजल के, जब बढ़े तो बढ़ जाने चाहिए। लेकिन ये पिछले 3-4 साल में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है ये सर? पॉलिटिक्स की बात है ना? ये पॉलिटिकली जो मैनेज हो रहा है। पर हमने तो पहले यही सुना था कि अब तो पेट्रोल और डीजल का दाम हर रोज सुबह 6 बजे अपडेटेड आपको मिलना शुरू होगा। हमने पेंडेमिक के बाद यही सुना था कि अब जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होगा उसी के हिसाब से इंडिया में भी रेगुलेशन होगा और हर रोज सुबह 6 बजे। वो तो पैंडेमिक के पहले से ही शुरू हो गया था, तो ये लेकिन बंद किस जगह हुआ? बस पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि उस समय क्या था कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये कैश काउ हैं। जब भी सरकार को जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू चाहिए तो इससे मिल जाता है, और दूसरा उनको मिलता है जो ये होता है आपका जो ड्रिंक्स होते हैं, है ना, जो लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें आपको बहुत मिलता है। तो इन दोनों को इसलिए जीएसटी में नहीं रखा है ना, क्योंकि जीएसटी में रहेगा तो फिर आप जो उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जब हमारा जो पैंडेमिक के दौरान रेवेन्यू गिरा तो हमने इधर पेट्रोल डीजल से जो कमाया और हमने उधर जो हमारे लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन दो से, है ना। तो स्टेट्स ने अपना वैट बढ़ा दिया, सेंटर ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी बहुत टैक्स कमाया, और फिर हमारी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट भी कमाया उसके दौरान, क्योंकि जब दाम गिरा तो उन्होंने दाम नहीं कम किया। तो इस तरह से पॉलिटिकली आप समझिए कि सारा कुछ मैनेज हो रहा है, और जो आइडिया था कि हम फ्री मार्केट का इसका करेंगे वो सब तो आइडिया खत्म हो गया पिछले 4-5 साल से। तो अभी भी ये कैश काउ है, इसलिए हमारी जो कंपनियों ने भी बहुत कमाया है
और सरकार ने भी अपना जो एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह से सेंटर ने स्टेट्स ने उन्होंने कमाया है, जिससे कि उनका डेफिसिट और ज़्यादा नहीं बढ़े, है ना। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज जाता है ना, तो क्यों जाता है? क्योंकि आपका जो इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो फिर आपकी फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, है ना। फिर फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर जाता है उसको आप कॉम्पेंसेट करते हैं कैसे? कि आपका कैपिटल फ्लोज होता है, जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस यहाँ डिपॉजिट करते हैं, और फिर रेमिटेंसेज आते हैं जो हमारे भारतीय बाहर हैं। तो 1 करोड़ भारतीय हमारे पश्चिम एशिया के देशों में हैं। अब उनका रेमिटेंस तो कम होगा ही, क्योंकि वहाँ पे जॉब खत्म हो गया या वो वापस आ रहे हैं, तो रेमिटेंस कम होगा। फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस देख रहे हैं कि भाई रुपया कमजोर हो रहा है, तो पैसा पहले बाहर निकाल लो। अगर आज हमने निकाल लिया तो आज हमें ज्यादा रुपए मिलेंगे, कल हम निकालेंगे तो हमें कम डॉलर मिलेंगे। तो इसलिए जब वो निकाल रहे हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब बाहर जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, वहां पे जो 7 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो खूब अच्छा कर रही हैं, वहां पे $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट उनमें हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका का जो नैस्डैक वगैरह है वो बहुत आगे चला है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द समय भी जी हाँ, पीक पे है, जी हाँ, हाई है, जबकि जी हाँ, इंडियन मार्केट तो हम देख रहे हैं हर जी हाँ। रोज किसी न किसी तो खबर पे चलता है। इसलिए आप ये देखिए कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो देख रहा है कि डॉलर के टर्म्स में हमारा रिटर्न बहुत गिर गया है, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। तो अगर आपको मार्केट में 15% का रिटर्न भी आ रहा है और रुपया समझिए साल में 10% गिर जाता है, तो रिटर्न 5% ही बचा। तो डॉलर टर्म में रिटर्न कम हो गया, इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो नेट में नेगेटिव हो गया था बीच में, अभी बहुत थोड़ा बहुत है। तो ये कैपिटल फ्लो जो हो रहे थे, जो सपोर्ट करते थे, वो भी चले गए, तो इसलिए रुपया तेजी से गिरेगा। जब रुपया तेजी से गिरेगा तो उससे क्या असर होगा कि जितनी भी इंपोर्टेड चीज है उनके दाम बढ़ जाएंगे, और तो जितना भी हमारा इंपोर्ट है, तो पेट्रोलियम और इसके प्रोडक्ट नहीं, बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ जाएंगे, और क्योंकि शिपिंग चार्ज बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस चार्ज बढ़ गए हैं, तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे हमारा जो डेफिसिट है, जो फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट बढ़ रहा है। उसी की वजह से रुपया और कमज़ोर होता जा रहा है। थोड़ा आप अगर ये डेफिसिट भी हमें समझाएं सर, चालू Google Fiber is now. खाता का घाटा जो होता है, चालू बचत घाटा, वो क्या रहता है? नहीं, यहाँ देखिए फॉरेन एक्सचेंज के हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं ना। Okay. तो फॉरेन एक्सचेंज के डेफिसिट का मतलब है कि कितना हम अर्न कर रहे हैं और कितना हम स्पेंड कर रहे हैं, है ना। तो वो एक डेफिसिट हो गया हमारे ट्रेड अकाउंट में और हमारे जो करंट अकाउंट में, है ना। और दूसरा है कि जब वो डेफिसिट होता है तो उसको कैसे हम कवर करें, उसके लिए कैपिटल फ्लोज होते हैं। कैपिटल फ्लोज का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस का पैसा आएगा, फिर आपके जो वहाँ पे इंडियंस हैं वो रेमिटेंसेस करेंगे, उससे फिर आपका कवर हो जाता है। बट ये हो नहीं रहा है। नहीं, ये क्योंकि इस समय देखिए क्यों पैसा आदमी इन्वेस्ट करता है, अर्न करने के लिए रिटर्न। अगर मुझे कहीं और ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो मैं नहीं यहाँ पे करके वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, तो जब यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो यहाँ करूँगा, वहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ करूँगा। तो इसलिए जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी से आता है, जल्दी चला भी जाता है। और नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी देखेंगे कि भाई अगर रुपया इतना गिर रहा है तो फिर मेरा जो पैसा वहाँ पे लगा है उसका रिटर्न बहुत कम हो गया। बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अगर आपको 7-8% की ही बैंक में मिल रहा है और रुपया 6% गिर रहा है, तो आपका तो 1% ही रिटर्न बचा, तो आप वापस ले जाके उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस का भी और सब। फिर हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, एक्सपोर्टर्स देखेंगे अच्छा रुपया कमजोर हो रहा है, तो अगर मैं अभी जो एक्सपोर्ट के प्रोसीड्स है वो आज मैं नहीं लाता, हाँ, तो फिर मुझे ज्यादा रुपए ज्यादा मिल जाएंगे जब रुपया कमजोर होगा। तो एक्सपोर्टर जो है वो प्रोसीड्स वापस नहीं लाएंगे। इंपोर्टर्स कहेंगे कि कल अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो इसलिए जल्दी से इंपोर्ट कर लो। तो एक्सपोर्टर्स भी करेंगे, इंपोर्टर्स भी करेंगे, स्पेकुलेशन भी होगा, है ना। इस सारी चीजों की वजह से फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बिगड़ जाता है। तो इसीलिए आरबीआई की कोशिश रही है कि वो धीरे धीरे गिरे, एकदम से धड़ाम से गिरेगा तो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो जाएगा। तो वो मार्केट में इंटरवीन कर करके जिससे कि रुपया एकदम से बहुत ज्यादा ना गिरे। मतलब ऐसा नहीं कि 90 से एकदम से 93-94 तो हाहाकार होगा, तो और ज्यादा स्पेकुलेशन बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे रुपया गिरता जा रहा है, पर उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि हमको फॉरेन एक्सचेंज की बचत करनी है, क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज जब बाहर जा रहा है तो कमजोरी है, तो उसके लिए फिर जो गोल्ड है या ये सब चीजें हैं जो इनएसेंशियल्स हैं, उन पे हमें रोक लगानी चाहिए। फिर उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह कि हम लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑपरेट करते हैं, जिसके तहत लोग पैसा लेके विदेश जाते हैं और चीज़ों में करते हैं। तो हमको तो एलआरएस स्कीम तुरंत रोक देनी चाहिए थी, हमने एलआरएस स्कीम पे भी कुछ नहीं किया।
जब मतलब ये पता था कि ये सब होगा, तो ये भी पता था कि ये युद्ध काफी लंबा खींच सकता है, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी युद्ध हुए हैं, अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, सीरिया हुआ, दसियों साल चले हैं और यहाँ पे ईरान बहुत बड़ा देश है, तो ये तो आशंका थी कि ये भी युद्ध शायद लंबा चले। तो ये सोच के नहीं चलना चाहिए था कि 1 हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर 1 हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाता तो इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। तो आप ये मान रहे हैं कि देर की गई है? बहुत देर, 73 दिन देर की प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया, वो 73 दिन पहले, क्योंकि और बाकी देशों ने, मैंने सुना है कि 82 देशों ने तुरंत कदम उठाए कि कैसे पेट्रोल डीजल बचाया जाए, फॉरेन एक्सचेंज बचाया जाए, कैसे जो करे, तो इन्होंने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं। हमारे देश में कोई स्टेप नहीं लिया। हमको तो जैसे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रिफाइंड प्रोडक्ट को, उसको रोक देना चाहिए था, जिससे हमारा क्रूड ऑयल और लंबा चले। फिर हमको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है। फिर हमको एसेंशियल और इनएसेंशियल में डिसाइड करना चाहिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ गैर ज़रूरी है। जो गैर ज़रूरी चीज़ें उस पर आप रोक लगाइए, क्योंकि उससे आपके अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो चीज़ ज़रूरी है उसको आप करिए। तो जैसे मैंने सुझाव दिया था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल खर्च होता है, क्योंकि जैसे एक बस है, उस एक बस की जगह पे 2 कारें होती हैं। 2 कार में 3 लोग होते हैं, एक बस में 30 लोग होंगे। तो अगर आप जो कारों से बसेस की तरफ जाएंगे तो आपका 1/10 हो जाएगा कंजम्पशन, है ना। रोड स्पेस भी कम चाहिए होगी, तो रोड्स भी आपको इतनी चौड़ी नहीं चाहिए। तो ये सब प्रपोजल्स हमने 93, 94, 94, 95 में जब ऑल्टरनेट बजट बनाया था, तो उस समय से हमारे ये प्रपोजल्स हैं कि हम किस प्रकार से अर्बनाइजेशन करें, जिससे कि अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। लोग लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं, कोई 10 किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है, तो उसमें हमारा बहुत ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है। तो हमने कहा था कि शहरीकरण की जगह गाँव को सपोर्ट करिए। तो गांव का डेवलपमेंट होगा तो लोग पलायन करके शहर नहीं आएंगे, तो इतने बड़े बड़े शहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? इतने मेट्रो की और इतना जो फ्लाईओवर्स की और इतनी चौड़ी सड़कों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तो दिल्ली में देखा कि जितने मेट्रो बन जाते हैं, जितने फ्लाईओवर बन जाते हैं, जितनी चौड़ी सड़कें बन जाती है, और फिर भी वो आप जो है वो ट्रैफिक जैम होता है। और ये तो दुनिया में सब जगह है। मैं नोएडा से यहाँ गुड़गांव सर के घर आई हूँ और हम भी बहुत ट्रैफिक में जूझते हुए ही आए हैं। तो आपकी 93-94 में कही हुई बात और 2026 में स्थिति जस की तस है, वो आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत है यहाँ पर। लेकिन शंघाई में मैं कहूँगा, शंघाई जब मैं गया था 2008 में, तो वहां पे उन्होंने खूब लंबे चौड़े सब कुछ किया हुआ था, है ना। और रिंग रोड बड़ी लंबी और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो कहते अब हमको उसके एक ऊपर और बनाना पड़ेगा। तो यानी कि समाधान इसमें नहीं है। समाधान है कि हम किस प्रकार का शहरीकरण करें। शहरीकरण बहुत महंगा होता है, उसमें एनर्जी का बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा कि हमारी क्या पॉलिसीज हों। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में हम बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि हमने वो प्लानिंग नहीं की जिससे कि हमारा देश सुचारू रूप से चले, प्रदूषण कम हो, क्योंकि सबसे प्रदूषण भी होता है। इसीलिए हमारे देश में जो हमारी हवा है बहुत प्रदूषित है। सबसे जो प्रदूषित शहर हैं वो हमारे देश में हैं, सबसे प्रदूषित नदियाँ हैं वो हमारे देश में हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा अभी, वो ज़रूरी है कि हमको गोल्ड एक इनएसेंशियल है ना, फॉरेन ट्रैवल इनएसेंशियल है, पर साथ में ये 5 स्टार 7 स्टार कल्चर भी इनएसेंशियल है। जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर 5 स्टार 7 स्टार कल्चर में जीता है ना, वो एक रात में इतना खर्च कर देते हैं जितना एक व्यक्ति पूरे साल में जो कंजम्पशन करता है। तो इसलिए हमें वो 5 स्टार 7 स्टार कल्चर भी रोकना चाहिए और सरकार की फिजूल खर्ची भी रोकनी चाहिए। सरकार को खुद एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम किफ़ायत करेंगे, हम चीज़ें बचाएंगे। हम ये बड़े बड़े लंबे लंबे काफिले नहीं करेंगे, हम लंबे लंबे इश्तिहार, मतलब न्यूज़पेपर में 4-4 5-5 पेज के इश्तिहार नहीं देंगे। हम जो अपना जो काम है उसमें कैसे जो बचत करें, है ना। तो ये जो लग्जरी जो होता है कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर लीजिए 5 स्टार होटल में, लाखों करोड़ों खर्च कर लीजिए। अब जैसे कि प्रगति मैदान में इतना बड़ा वो भारत मंडपम बनाया है, वो इतना ठंडा करके रखते हैं, वहाँ पे ठंड लगती है ना। तो आप जो 16 डिग्री 18 डिग्री की जगह उसको 25 डिग्री कर दीजिए। तो मैंने ये भी सुझाव दिया था जब पहले हफ्ते में कि हमको ये हिदायत दे देनी चाहिए कि एसी को हम 25 डिग्री से और कम पे नहीं चलाएंगे, उसमें क्योंकि एसी बहुत बिजली खाता है। अब हालांकि मैंने सुना है सरकार वो पॉलिसी लेके आ रही है घरों के एसी के लिए, मुझे बड़ी कंपनीज का नहीं मालूम है, जिसमें उसमें कैपिंग रहेगी, आप 25 डिग्री 22 डिग्री से नीचे कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक एहतियाती कदम घर में जो एसी इस्तेमाल हो रहे हैं उनके लिए उठाए जाने की बात कही जा रही है।
क्योंकि आपने सर 93-94 का जिक्र किया, अगर आप थोड़ा डेटा के साथ हमें समझा सकें, क्योंकि ऐसी अपील प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार नहीं की गई है। हमने देखा है इसके पहले हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की तरफ से भी ये बातें कही गई हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ से भी अपील की गई थी, इंदिरा गांधी ने भी अपील की है, मनमोहन सिंह ने भी अपील की है। अब मैं तथ्यों के साथ अगर समझना चाहूँ कि क्या उस वक्त की मुसीबत से इस वक्त की मुसीबत थोड़ी कम है, क्या उस वक्त की मुसीबत से इस वक्त की मुसीबत ज्यादा है? बहुत पीछे अगर मैं ना भी जाऊं, मनमोहन सिंह की तरफ से भी क्योंकि ये अपील की गई थी, तो क्या विदेशी मुद्रा भंडार तब से अभी 2026 को हम कंपेयर करें, मनमोहन सिंह के टाइम से नरेंद्र मोदी के टाइम को कंपेयर करें, तो स्थिति ज्यादा भयावह है या थोड़ी कंट्रोल में है? देखिए, ऐसा हुआ है कि सन 91 के बाद हमारे देश में कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया। तो कंज्यूमरिज्म जो होता है ना, उसी के लिए फिर आपको पेट्रोल, डीजल, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की जरूरत होती है ना। तो ये कब से बढ़ा? 1991 के बाद से, नई आर्थिक नीतियों के बाद तो खुली छूट हो गई। पर लेकिन ये कंज्यूमरिज्म स्टार्ट होता है 1982 से, जब एशियन गेम्स हुए तो हमने कलर टेलीविजन और 4 व्हीलर मारुति वगैरह और जो आपके रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन और वाइट गुड्स जिनको बोलते हैं वो सब अलाउ किया। तो उस समय हमारा जो मतलब जो ऋण था, जो विदेशों से लिया हुआ ऋण, जो 1980 में $10 बिलियन का था, वो 1989-90 तक आते $93 बिलियन हो गया। और इसलिए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ जो उतना प्रोडक्शन नहीं था, उसके लिए हमको पेट्रोल डीजल भी इंपोर्ट करना है वगैरह, तो हमारी एनर्जी इंटेंसिटी भी बढ़ी उसकी वजह से। तो ये जो हमारा जो कंज्यूमरिज्म है, इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे खुद की अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हम टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेते हैं, और हमारे यहाँ उतना एनर्जी का उत्पादन नहीं है। बॉम्बे हाई वगैरह हुआ था 1980s में, तो उस समय हम 34% इंपोर्ट करते थे, लेकिन बॉम्बे हाई अब जो छोटा पड़ गया है, अब उसके बाद कोई और बड़ा जब हमने डिस्कवर नहीं किया है सोर्स, तो अब हम 85-88% इंपोर्ट करते हैं क्रूड, है ना। तो एनर्जी पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी एक वैश्विक क्राइसिस होता है एनर्जी का, जैसे कि योम किपुर वॉर 73 में, तो एकदम से ऑयल प्राइसेस बढ़े तो हमारे यहाँ क्राइसिस हो गया। 89 में जब अफगानिस्तान, इराक, ईरान का जब ये झंझट हुआ, ईरान वगैरह का, तो उस समय ऑयल प्राइसेस बढ़े तो हमारे यहाँ क्राइसिस हो गया एकदम से। फिर 89 में जब इराक का हुआ तो फिर क्राइसिस हो गया। तो आप देखेंगे जब भी एनर्जी का क्राइसिस हो रहा है, हमारे देश में क्राइसिस आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑयल के रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास क्या है? कोयला। तो कोयला बहुत है, लेकिन काफ़ी वो खराब क्वालिटी का है, तो इसलिए कोल गैसिफिकेशन एक पॉसिबिलिटी थी, जिसकी बात 1950s में हुई कि हम कोल गैसिफिकेशन की तरफ जाएं, उससे फिर हम फर्टिलाइज़र भी बनाएं, उससे हम एनर्जी क्रिएट करें, तो वो कोयला हमारे पास काफ़ी है, तो इसलिए कोल गैसिफिकेशन की तरफ हम जा सकते थे। फिर बायो मटेरियल हमारे पास बहुत है, तो बायोगैस की बात 1960s में हुई, तो बायोगैस को करना चाहिए। फिर हमारे देश में सूरज बहुत आता है ना, सूरज के मतलब बहुत ही हमें जब एनर्जी मिलती है ना, तो उससे हम अगर हम सोलर एनर्जी पे कंसंट्रेट करते, उस पर रिसर्च करते, तो ये तीनों चीजें करते, तो हमारा इतना डिपेंडेंस ऑयल वगैरह पे नहीं होता। तो एक तरफ कंज्यूमरिज्म, दूसरी तरफ इंपोर्टेड एनर्जी पे डिपेंडेंस, ये दो मिलके हमारे क्राइसिस क्रिएट करते हैं, है ना। इसीलिए हमको फॉरेन एक्सचेंज बचत करनी पड़ती है। हमें कहना पड़ता है कि भाई आप ज्यादा मत खपत करो जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज हो। तो किसको खपत नहीं करनी चाहिए? हमारे जो गरीब आदमी है, 94% जो असंगठित क्षेत्र है, वो तो बेयर मिनिमम खपत करता है, वो तो सर्वाइवल है। तो ये जो 6% हमारे लोग हैं जो संगठित क्षेत्र में हैं, वहीं पे है, वहां पे भी जो वर्कर है उसकी तनख्वाह तो इतनी है नहीं। तो ये मान के चलिए कि 3-4% हमारे देश के हैं वासी जो खूब कंजम्पशन करते हैं, है ना। वही विदेश घूमने भी जा रहे हैं, वही सोना भी खरीद रहे हैं, वही तेल भी फूक रहे हैं। जी हाँ। तो इसलिए जो हमारा प्रॉब्लम है कंज्यूमरिज्म का, और जो इसका, वो ये 3-4% लोगों का है ना, उनकी वजह से सारी आफत है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने ऑल्टरनेट बजट में कहा था कि देश के पास साधन आम आदमी के लिए तो हैं, पर जो कंज्यूमरिज्म है अमीर का, उसके लिए कमी है। क्योंकि जो हमारा जो समृद्ध समाज है, 3% 4% जो खूब कंजम्पशन करता है ना, वो चाहता है यूरोपियन लाइफस्टाइल रहे। अब यूरोपियन लाइफस्टाइल का मतलब है कि उनकी तो हमसे प्रति व्यक्ति आय 20 गुना ज्यादा है। तो अगर ये 3-4% लोग हम प्रति व्यक्ति आय से 20% ज्यादा खर्च करेंगे, तो ये तो हमारे जीडीपी का 80% एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बाकी 97% के लिए तो 20% ही बचेगा। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। पर अगर ये 3-4% का कंज्यूमरिज्म इस प्रकार का नहीं होता, तो हमारे देश में साधन आम आदमी के लिए हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पीने पानी के लिए, उनके बिजली के लिए वगैरह साधन हैं। तो कंज्यूमरिज्म जो है
और जो हमारे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है बिटवीन द वेल ऑफ एंड द पुअर, वो एक इसके भयंकर समस्या क्रिएट कर रहा है। तो अभी जो अपील हमारे होनी चाहिए हमारे समृद्ध समाज के जो 3-4% हैं जो कंज्यूमरिज्म में इंडल्ज करते हैं, उनसे हमें अपील करना पड़ेगा कि भाई आप ये 5 स्टार 7 स्टार यूरोपियन स्टाइल की लग्जरी लाइफ, इससे आपको रोकना पड़ेगा, तभी कोई उद्धार है। गरीब आदमी तो क्या करेगा, वो कहाँ काट सकता है? हाँ। उसको तो कुछ काटने का नहीं, और कहावत है ना सर, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। जी हाँ। वो मेरे ख्याल से उसी स्थिति में वो जी रहे जी हैं। हाँ। मैं हालांकि देश में कितने लोग मानेंगे मोदी जी की अपील, कितने नहीं मानेंगे, मैं नहीं जानती हूँ। मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दिया है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में शादी है इस साल लेकिन उन्होंने ये तय किया है कि वो सोना नहीं खरीदेंगे। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ सर, मोदी जी ने जो कहा है हम सब भारतीय अगर वो मान लें तो रुपया जो कल रिकॉर्ड टूट गया 95 रुपया 57 पैसा, आज जब मैं सर के साथ बात कर रही हूँ तो कल रुपए ने अपना सबसे बुरा दिन देखा। $1 95 रुपया 57 पैसे का जो हो चुका है, वो अगर मोदी जी की अपील हम मान लेते हैं तो आपको लगता है 92 फिर 91 फिर 90 फिर $87 तक पहुंच सकता है? अभी ये कह नहीं सकते, पर यह है कि और ज्यादा ना गिरे, है ना। अभी तो यही रोकना है, क्योंकि अगर हमारा देखिए ना, क्योंकि हमने इतना सारा जो एक्सपोर्ट कर दिया है ना, और आज हमारे स्टॉक्स बहुत कम हो गए होंगे, है ना। तो जो स्टॉक्स कम हो गए होंगे तो उससे हमारी जो शॉर्टेज जो है पेट्रोल डीजल की और बाकी चीज़ों की, वो बढ़ती जाएगी। जब शॉर्टेज बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में उथल पुथल होगी, तो एक तरह से स्टैगफ्लेशन तो आ ही गया है, वो रिसेशन की तरफ चला जाएगा, है ना। तो इसको रोकना जरूरी है, तो इसीलिए फिजूल खर्ची रोकना जरूरी है वगैरह वगैरह जो कह रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं कि उन्होंने 73 दिन लेट कर दिया, वो हमें पहले दिन से ही इस पे एक्ट करना चाहिए था, क्योंकि हमें पता था कि ये युद्ध लंबा चल सकता है। अगर नहीं चलता तो हम जब ठीक है, लेकिन मैं 1 मिनट रोकूं सर आपको। इसे आपने कहा हमने 73 दिन लेट कर दिया, इसे इस नजरिए से देखें कि हमने 73 दिन लेट कर दिया, या इसे इस नजरिए से देखें कि विश्व के बाकी देशों में तो जनता तक भार पहुंचा दिया गया लेकिन 73 दिन तक हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट हमारी सरकार ने नहीं होने दिया। कैसे देखें इसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपकी सेविंग खत्म हो गई तो कल तो आपको कंगाल हो जाएंगे ना। तो कौन सा प्रेफर्ड ये है कि भाई सब बराबर चलता रहे ना, मतलब कि आप कंगाल ना हो जाएं कल, है ना। अभी तो ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि हमने इतना एक्सपोर्ट भी किया, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को भी नहीं रोका, फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जा रहा है और भी तेजी से जा सकता है ना। तो हमें तो ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉलो करें, ये नहीं कि हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी करें। शॉर्ट टर्म ने हम सब अच्छा कर दिया लेकिन उसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में अगर जब कंगाल हो गए तो फिर क्या होगा फायदा, है ना। तो इसलिए जो भी सरकार होती है उसको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म है ना। तो लॉन्ग टर्म में सोचने का मतलब है कि हमें अपने क्रूड रिजर्व बचाने हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाना है, और जनता को, जो गरीब जनता है जिसको परेशानी हो रही है उसको बचाना है। जो हमारा अमीर आदमी है जो टॉप 3% है, वो तो उनके पास काफी सेविंग है। गरीब आदमी के पास तो कोई सेविंग नहीं होती। जैसे पैंडेमिक के दौरान भी इंटरव्यू में 80% लोगों ने कहा कि हमारे पास तो इतनी सेविंग नहीं है कि हम एक हफ्ता बिना काम किए के चला सकें, इसलिए गांव चले गए। लाखों करोड़ों लोग जो पैदल चलने को तैयार हो गए, बच्चों को कंधे मिलिए अपना सामान ढोते हुए, है ना। 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर चल गए, उनके पास खाने पीने का भी नहीं था, रास्ते में किसी ने खाना पीना दे दिया, उसी पर निर्भर। तो इतनी बड़ी हालत, बुरी हालत है हमारे देश में। इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र किसी और देश में नहीं है, इतनी ज्यादा गरीबी किसी और देश में नहीं। आपने ब्राजील में ये नहीं देखा, चीन में नहीं देखा, आपने अफ्रीका के देशों में नहीं देखा कि इतने बड़े पैमाने पे लोग जो शहर से गांव में जा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि हमारे जो आम नागरिक है जो असंगठित क्षेत्र में है, 94% वर्कर वहां पे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। तो इसलिए उन पे बोझ ना पड़े, क्योंकि उन पे बोझ पड़ेगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। तो बोझ हमें देखना चाहिए कि बैलेंस कैसे करें इस पॉलिसी को, है ना। तो तुरंत हमें अपील तो ये करनी चाहिए थी कि 5 स्टार 7 स्टार कल्चर वो तो लग्जरी है, उसको तो हम उसका तो कोई असर पड़ेगा नहीं हमारे उत्पादन पे या उस पे। उससे हम ऑयल बचा सकते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, क्योंकि जो लग्जरी कंजम्पशन है उसमें बहुत इंपोर्टेड कंपोनेंट होता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार को अपील करनी चाहिए थी, और उस अपील को तभी माना जाएगा जब सरकार खुद रास्ता दिखाएगी। अगर सरकार में खर्ची चलती रहेगी, अगर प्रधानमंत्री 6-7 बार दिन में कपड़े बदलते रहेंगे, उनका काफिला लंबा चौड़ा चलता रहेगा, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती रहेंगी, इस तरह से होता रहेगा, तो जनता को लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो
गरीब जनता तो वैसे ही सैक्रिफाइस कर रही है। जो अमीर और मिडिल क्लास है वो फिर मानेगा नहीं बात, वो कहेगा भाई सरकारी जो फिजूल खर्चे है उसको पहले रोकिए आप। ठीक है। तो अगर सबसे हमें ज्यादा एक जिम्मेदार मोदी कंसेंसस और बिल्ड शाह करना है। है तो ऑपोजिशन को साथ लेना पड़ेगा। इलेक्शन अभी आपने कमीशन देखा है, सुप्रीम इलेक्शन के कोर्ट है, दौरान क्या ईडी क्या है, कहा गया एक दूसरे के सीबीआई लिए, है, तो उससे आपका वो सब कंसेंसस जिम्मेदार नहीं है। बिल्ड होगा। और इलेक्शन होने के बाद भी वो बात नहीं रुक रही है, जो एक ईवीएम दूसरे को अटैक कर रहे हैं। तो कंसेंसस हाउस बिल्ड में करना प्रधानमंत्री अनएजुकेटेड के हाथ होती में है, है। इसका क्योंकि रिजल्ट ऐसा होता प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री है, ना कि रूलिंग पार्टी के। तो एक स्टेट पर्सनशिप के नाते उनको ऑपोजिशन को साथ लेना चाहिए। और ये जो इजूल फिजूल अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पे ना, बेमतलब के अटैक हो रहे हैं, वो सब रुकना चाहिए। और अगर इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं ईवीएम रोकेंगे, स्कैम रूलिंग पार्टी बंद नहीं होना रोकेगी, तो चाहिए, ऑपोजिशन ईवीएम बंद होना चाहिए। तो ये इसीलिए जब बीड़ा तो रूलिंग पार्टी का है कि वो एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करे, जिससे कि ईवीएम हम जाएगा, नेशन बाद में को नेशन को सुचारू रूप डिफरेंस से चला मिलेगा। पाए। और आज की जो मुसीबत है, क्योंकि देखिए एनर्जी का कोई ईवीएम सब्स्टिट्यूट रहेगा नहीं तो है। मोदी शाह आपकी जाएगा अगर नहीं। 10%, 15%, 20% एनर्जी की शॉर्टेज होगी तो 10%, 20%, 15% आपका उत्पादन पे असर पड़ेगा। आपकी जो अर्थव्यवस्था डाउन होगी, ठीक है। लोगों की आमदनी कम दो होगी। प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं, लोगों एक की अच्छे आमदनी कम मैनेजमेंट मतलब होता है, रियल एक टर्म में, चीटिंग मतलब मैनेजमेंट होती है। इन्फ्लेशन होगा वगैरह होगा, वो पर रियल 2024 टर्म में से आमदनी कम हो चीटिंग जाएगी मैनेजमेंट लोगों चल की। रहा है। तो इसलिए ये ऐसे जो क्राइसिस है, जिस तरह का क्राइसिस और पहले नहीं देखा गया। मैं सोना व्यापारी जो हैं उनकी जो परेशानी है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ ये बात देश की जनता भी सुने और समझे। मैं गई थी सर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा अगले 1 साल तक सोना मत खरीदो, हमारी पूरी टीम कूचा महाजनी गई, जो कि आपका चांदनी चौक में है, और ये एशिया की सबसे बड़ी थोक सोना मंडी है। वहां पर व्यापारियों का ये कहना था कि पूरे भारत में अगर हम देखें, जो गली नुक्कड़ में भी बैठने वाले जो ज्वेलर हैं, जो छोटे ज्वेलर हैं, इनकी संख्या करोड़ों में है। किसी ने वहाँ 1 करोड़ संख्या बताई, किसी ने 3 करोड़ संख्या बताई, और उसमें भी जो कारीगर हैं वो ज्यादातर बंगाली हैं, ऐसा उन व्यापारियों के द्वारा मुझे बताया गया। और उनका ये कहना है कि ये सबको अगर हम जोड़ लें तो आंकड़ा 7 करोड़ तक तकरीबन पहुंचता है, हम अगर कारीगर भी जोड़ लें। तो सोना अगर मैं नहीं खरीदूंगी, सोना अगर मेरा व्यूवर नहीं खरीदेगा, भारतीय नहीं खरीदेगा, तो वो 7 करोड़ घर का चूल्हा कैसे जलेगा? जो बड़े सेठ जी हैं उनकी हो सकता है हमें चिंता ना हो, क्योंकि उनके पास बतेरी सेविंग पड़ी हुई है, वो ना कमाए चलेगा। लेकिन जो कारीगर उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो स्टाफ उनके साथ जुड़ा हुआ सही है, बात है। ये कह देना कि सोना मत खरीदो 7 करोड़ घरों का चूल्हा बंद करवा रहा है। It's definitely worth it, and it really is a game changer for businesses that are. इन्फ्लेटेड फिगर है, 7 करोड़ तो हो ही नहीं सकते, है ना। हमारा अगर आप देखें 7 करोड़ मतलब 70 मिलियन, हमारा जो वर्क फोर्स है वो तो करीब 450-500 मिलियन है। तो उसमें हम ये कहें कि यानी कि करीब करीब 15-20% लोग जो सोने के व्यापार में काम करते हो, तो इम्पॉसिबल है। उनकी वो उनकी 1-8% दुकान का स्टाफ, जो भी पियून, लगा सबको लीजिए मिला आप, के। क्योंकि जो भी आप सब लगा लीजिए 1%, आधा परसेंट, 1.5% ऐसे ही होंगे, मेरा मानना है। लेकिन वो बात नहीं है। समझिए 70 मिलियन भी है। सवाल ये उठता है कि आज देश में क्या जरूरी है और क्या गैस जरूरी है। हमारा सोना सारा इंपोर्ट होके आता है ना। हमारा तो उत्पादन खत्म हो गया। जो कोलार गोल्ड माइन थी वो बहुत पहले बंद हो गई, वहां से आधा टन भी ईवीएम सोना नहीं जरूरी निकलता नहीं है, था। बैलेट तो पेपर जो भी जरूरी हमारा है। 700, बाद में रिजल्ट 800, देखो, सब बदल 900 जाएगा। टन का खपत होती है, वो सब इम्पोर्टेड ही है ना। तो उसके फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो गोल्ड इंपोर्ट है वो अननेसेसरी है ना। इट इज नॉट अ नेसेसरी थिंग। अगर वो नहीं भी होगा तो आपका उत्पादन चलता रह सकता है ना। तो ये तो सिर्फ एक लग्जरी आइटम है। इसको बंद करने से आपकी अर्थव्यवस्था नहीं रुकती है। ये बात जरूर है कि जो सोने के व्यापार में उनको असर पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर आपका जो मोरबी में टाइल बनाना वो रुक गया है क्योंकि गैस उपलब्ध नहीं है, तो वो भी तो उत्पादन रुका और वहां पे जो बेरोजगारी होगी। उसी तरह खुर्जा में आपका जो सिरेमिक होता है, जो ये बनते हैं, है ना, वो रुक जाएगा तो भी असर पड़ेगा। फिर आपका फर्टिलाइजर जो कम बन रहा है तो उसमें भी असर पड़ेगा। आपका जो खेती में अगर है तो वहां पे भी लोगों की जो परेशानी बढ़ जाएगी। तो परेशानी तो सबकी बढ़ेगी। अब हमें देखना है कि किससे सबसे कम परेशानी हो। परेशानी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस चीज से कम परेशानी हो वही हमको करना चाहिए। ईवीएम और रहेगा हम तो सोना नेशन इंपोर्ट खलास हो करते जाएगा। रहेंगे और ये उसको बेचते रहेंगे तो मेरा हमारी मानना है। परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए सोना एसेंशियल चीज नहीं है। सोना हम खाते नहीं है, वो तो हम जवाहरात है। और अभी भी जो ज्वेलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ज्वेलरी के लिए नहीं सोना खरीदा जा रहा है, बार्स खरीदे जा रहे हैं, बिस्किट्स खरीदे जा रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। तो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका रुपए से जो मतलब हट गया है, क्योंकि उनको लगता है रुपया और गिरता रहेगा तो आज सोना खरीद लो। तो सोना इज अ लास्ट रिजॉर्ट।
और वो कौन कर रहा है? वो टॉप 3% लोग कर रहे हैं। 97% के पास पैसा नहीं है सही कि वो बात है। जो गोल्ड बिस्किट या जो वो बाहर खरीदें। ठीक तो है। टॉप 3% है, वही इसको कर रहे हैं। तो इसलिए अगर वो रुक जाता है और उनका इन्वेस्टमेंट उसमें रुक जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें देखना है ओवरऑल देश में क्या हो रहा है। देश में परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं शहरों से गांव में वगैरह वगैरह, उत्पादन पे असर पड़ रहा है, बेरोजगारी हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है कंट्रोल करना बनिस्पत इसके कि सोना बिकता रहे। आने वाले समय में सर इन्फ्लेशन कितना बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं, ये जानते हुए कि अमेरिका और ईरान युद्ध इन्फ्लेशन तो पॉज होगा। है, अगर Printing युद्ध note, नहीं भी होता है तो हॉर्मुज तो कम से कम नहीं corruption, खुल रहा है। तो तो ये inflation देखते वाली हुए आपको item है। कहाँ तक महंगाई EVM, बढ़ती हुई भारत में लग रही है? इलेक्शन देखिए, वोटिंग, महंगाई सब को इन्फ्लेशन कैसे है। हम नापते हैं? हम कहते हैं कि बाजार में जाके हम जो चीज खरीद रहे हैं वो कितने की मिल रही है। तो एक तो ऑफिशियल रेट हो गया, 950 का सिलेंडर है 14 किलो का, पर एक्चुअल में क्या पे कर रहा है आदमी? 4000 5000। तो एक्चुअल प्राइस तो उससे 5 गुना ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन जो गरीब आदमी के लिए है, जो 1 किलो गैस 100 रुपए की भरवाता था अब 500 की भरवाता है, उसके लिए तो इन्फ्लेशन रेट 50-60% है। ऑफिशियल रेट चाहे आपका 4% 4.5% हो, पर वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन रेट नहीं है। गरीब आदमी के तो जेब कट गई, वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाएगा, वो करोड़ वो पब्लिक घर के में सब्जी नहीं खरीद पाएगा, पॉकेट मनी नहीं है। जो 11,000 इंडिया का 12,000 सच कमा वो रहा है। है और उसका जो 950 की वो जगह ईवीएम 5,000 वालों को जाएगा, मालूम नहीं है, तो ग्यारह कहाँ से लोगों जो को। अपना घर का खर्चा चलाएगा, कैसे कमरे का किराया देगा? तो वो इन्फ्लेशन रेट जो ऑफिशियल है वो तो सही नहीं है ना। आज जो गरीब आदमी के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने कहा स्टैगफ्लेशन। एक तरफ उसकी नौकरी जा रही है ना, Right. उसका उत्पादन कम हो रहा है देश में, है ना, जो बहुत सारी चीजों में जहाँ पे है, फर्टिलाइजर का उत्पादन कम हो रहा है, सिरेमिक टाइल्स का उत्पादन कम हो रहा है, कारों के जब प्लांट में आप पेंट नहीं कर पाते बिना गैस के, तो अगर कारें डिबेट जब कम करता है बनेंगी लेकिन तो जजमेंट नहीं बिना करता। पेंट के तो कार निकलेगी नहीं। एक घंटे में निकाल तो देना ये सब चाहिए चीजों उसको। पे जो उत्पादन पे असर पड़ेगा तो उसका जो इनकम पे असर पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो उसके लिए तो स्टैगफ्लेशन हो गया ना। मैं चाहती हूँ सर ऑफिशियली थोड़ा चाहे मेरे स्टैगफ्लेशन हमारा ना हो, हाँ। है ना, ऑफिशियली हम कहेंगे नहीं नहीं अभी भी उत्पादन तो 4% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन रेट तो 4%, तो अभी कैसे आप स्टैगफ्लेशन कह रहे हैं? क्योंकि हमारे आंकड़े सही नहीं है। हमारे जो असंगठित क्षेत्र है वो तो पिट रहा है, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, हर चीज के दाम बढ़ गए। आप ढाबे में चाय 10 रुपए की लेते थे वो 15-20 रुपए की हो गई। आपके जो रॉ मटेरियल आप खरीदते थे उसके दाम 20-30% बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक नहीं आ पा रहा है तो प्लास्टिक की चीजें नहीं बिक रही हैं, कुर्सियां के दाम बढ़ जाएंगे। फिर ब्लैक मार्केटिंग चल रही है फर्टिलाइजर में, है ना, तो चीजें नहीं उपलब्ध हो रही हैं, तो इसलिए उत्पादन कम हो गया है और आपका प्राइस ज्यादा हो गया है। वो ऑफिशियल आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो स्टैगफ्लेशन तो आ ही गया है। अब सवाल है कि अगर ये और चलता रहा तो चलेगा, अगर वो आज कंट्रोल कल नहीं भी आएगा, समझौता मुझे हो जाता दिखता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, तो भी 3-4 महीने नहीं गए, क्योंकि जब इतनी बॉम्बिंग हुई ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, ओमान में, कि वो रेस्टोर करने में टाइम लगेगा 3-4 महीने। तो आपकी सप्लाई मैंने तो 2014 में मालूम हो गया था कि समझौता होता है वो तो 3-4 सब महीने नहीं, बर्बाद हो अगर वो जाएगा। समझौता 4 महीने बाद होता है तो 8-9 महीने हो जाएंगे, तब तक तो रिसेशन आ जाएगा। जो रिसेशन की तरफ बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये चलता रहा तो रिसेशन होगा ही, रिसेशन दुनिया में चलेगा, recession आ ईवीएम जाएगा। चलेगा, रिसेशन चलेगा, मोदी अमेरिका शाह में तो चलेगा, खूब देश तेजी है। खलास हो बहुत से जाएगा। अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि दुनिया में अगर रिसेशन आ भी जाएगा तो भी भारत पर उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ने क्यों वाला नहीं है। होगा? क्योंकि अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, और एनर्जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर दुनिया में एनर्जी की 10-11% भी शॉर्टेज है तो हमें ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम ही इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तो वो अगर दुनिया में 10-11% गैस और इसीलिए प्रॉब्लम है। शॉर्टेज है, तो हमारे यहाँ तो 15-20% होगी। तो अगर इतनी शॉर्टेज होगी तो बहुत सारे उत्पादन पे हमारे असर पड़ेगा। फिर अगर हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हो जाता है, बाकी और चीज़ों में असर पड़ता है पैकेजिंग वगैरह की वजह से, तो हमारा तो प्रोडक्शन काफ़ी गिरेगा, तो इसलिए वो रिसेशन में चला जाएगा। वो तो 2033 तक का वो ऐसा कर मुझे देगा। समझ नहीं आता, लोग क्यों कहते हैं कि अच्छा नहीं असर आएगा। पड़ेगा। हम लोग कहते हैं हम 2008 की मंदी का हमारे जाएगा ऊपर नहीं, बहुत मोदी असर शाह नहीं पड़ा जाएगा था। नहीं तो अच्छा 26 आएगा में भी नहीं। बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक तो वर्किंग हैंड भी बहुत ज्यादा है और हम खुद क्योंकि कंज्यूमर है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जो जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, प्रोडक्ट्स जितने, क्योंकि तो हम वही तो खुद गिर जाएगा ना। हाँ। जब आपके पास एनर्जी कम पड़ेगी तो आपको घर पे खाना बनाने की दिक्कत होगी, आपको ट्रांसपोर्ट में दिक्कत प्रॉब्लम होगी, होगा। आपको किसी भी चीज के उत्पादन में कमी होगी। हाँ। क्योंकि वो जो मतलब जो गैस और जो क्रूड ऑयल है,
अगर उसकी शॉर्टेज हमारे देश में 15-20% हो जाती है तो उसको आप कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? तुरंत तो आप ये नहीं करेंगे ना कि मोरबी में अब जो आप कोयला जला लीजिए, उससे तो काम नहीं होगा, है ना। खुर्जा में आप कहें कि जी लकड़ी जला के आप जो सिरा में करो ना, उससे नहीं काम होगा। जो चीज आपका प्लांट गैस पे रन कर रहा है तो गैस ही करनी पड़ेगी, उसको ट्रांसफॉर्म करने में तो कई साल लग जाएंगे। तो जो हमारा क्रूड ऑयल और जो इसका जो गैस है इलेक्शन फंड उसकी शॉर्टेज की वजह से उत्पादन पे असर पड़ ही रहा है और पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए ये हम कैसे कह सकते हैं हमारे ऊपर, और ये भी कहना कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, वो भी बात सही नहीं है। हमारा भी रेट ऑफ ग्रोथ गिरा, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ बहुत बढ़ के 8-9% पे पहुंच गया था और फिर वो गिर के 4.5% पे आया, है ना। ये बात अलग है कि हमारा नेगेटिव नहीं हुआ जैसे और देशों में हुआ था, है ना। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने परचेजिंग पावर पंप की रूरल एरियाज में। उस समय अगर आप 2007-8 में देखें तो हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मिड डे मील स्कीम, लोन वेवर, इस सब की वजह से रूरल एरियाज में हमने खूब डिमांड पंप की। 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त डिमांड पंप की हमने। जो हमारा सेल्स टैक्स वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, उसको काटा जिससे कि डिमांड बढ़े, तब जाके हमारे ऊपर कम असर पड़ा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो क्योंकि वो नहीं कर रहे तो इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा असर होगा उसका। ग्रोथ रेट जो दिखाया जाता है उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है क्या? हो ही रहा है। देखिए जो ग्रोथ रेट होता है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र का ग्रोथ रेट होता है। हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो तो गिरावट पे ही चल रहा है सब फिगर नोटबंदी लाई के बाद है। से। क्योंकि नोटबंदी का असर किस पे पड़ा? असंगठित क्षेत्र जीडीपी है नहीं, ये कुछ ना? भी नहीं है। जीएसटी का असर किस पे पड़ा? असंगठित क्षेत्र पे पड़ा। अगले साल 2018 में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का जो क्राइसिस हुआ उसका असर किस पे पड़ा? असंगठित क्षेत्र पे पड़ा। पैंडेमिक का असर किस पे पड़ा? असंगठित क्षेत्र पे पड़ा। तो हमारे असंगठित क्षेत्र को 2016-17 के बाद 4 बड़े धक्के लगे हैं। फिर यूक्रेन का युद्ध आया, उसका धक्का लगा, और अब ये जो युद्ध हो रहा है इसका जबरदस्त धक्का। क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है उसके पास बहुत कम कैपिटल होता है, तो उसके पास वर्किंग कैपिटल कम होता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाता है। 100 करोड़ मिडिल क्लास पीपल हैव नो पॉकेट मनी। और आप देखिए तो बड़ी इकाइयां हैं वो तो जो उनके वर्कर हैं उनको कैंटीन में खाना खिला सकती हैं, है ना। लेकिन जो छोटे इकाइयां हैं, जो माइक्रो सेक्टर है ना, उसके पास तो कैंटीन नहीं है, उसके पास तो कोई वो लीवे नहीं है, तो वो तुरंत बंद हो जाएगा, वो तुरंत वर्कर उसका गांव चला जाएगा। तो इसलिए जो छोटी इकाइयां एक बार बंद हो जाती हैं उनको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास जो कैपिटल नहीं होता। अब जैसे कोई अगर सब्जी बेचने वाला है, उसकी 3-4 दिन सब्जी नहीं बिके तो सड़ जाएगी, तो उसका वर्किंग कैपिटल गया, क्योंकि वो तो आज बेचता है और उसी से जो पैसा आता है उससे अगले दिन फिर जाके खरीदता है, उससे अपना जो काम चलाता है। तो वर्किंग कैपिटल बड़ी तेजी से खत्म हो जाता है जो माइक्रो यूनिट है। और देश में आप देखें 6000 बड़े यूनिट है, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है, और 7 करोड़ माइक्रो यूनिट है। तो एमएसएमई का 99% जो है वो माइक्रो यूनिट है, उसमें 97.5% रोजगार है एमएसएमई का। और जो लार्ज यूनिट्स हैं वो तो ज्यादा रोजगार देते नहीं, क्योंकि बहुत ऑटोमेटेड और मैकेनाइज्ड है ना। तो जैसे कि उसमें ऑटोमेशन और बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वहां पे आपका जो रोजगार और कम होता जा रहा है। जैसे कि पहले जब बैंक में 1990 में आपको सारे काम के लिए बैंक के अंदर जाना पड़ता था, पैसा निकालना है, पासबुक भरानी वगैरह, अब सब मोबाइल पे हो जाता है। हाँ। बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और स्टाफ आधा हो गया। टाटा स्टील को ले लीजिए, 1990-91 में वो 2 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करते थे, 88,000 लोग उनके यहाँ काम करते थे। 2015 देख लीजिए, 15 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करते थे और स्टाफ 1/3 हो गया। तो 7 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया, स्टाफ उनका 1/3 हो गया। तो ये जो ऑटोमेशन हो रहा है ऐसा भी होगा, अभी आर्टिफिशियल में भी ऐसा होगा। सड़कों पे सैकड़ों लोग बाद में काम देखो करते दिखते थे। बहुत बुरा दिन आएगा फ्लाईओवर बनते हैं इंडिया के लिए, तो वो घंटा गुरु हो जाएगा। विश्व गुरु की बात करते हैं ना, वो साले आपके झूठे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो रोजगार नहीं पैदा हो रहा ना, आपके कृषि में नहीं रोजगार पैदा हो रहा। कृषि में पहले आप जब दूसरे सेक्टर में रोजगार पैदा भी तो हो रहा है, मतलब विकास तो ऐसे ही होता है ना। हम 90 के दशक वाली स्थिति के हिसाब से तो नहीं चलेंगे अब तो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका जो रोजगार है जहाँ पे होता था, जैसे कृषि है, उसमें 86-87-46% लोग काम करते हैं। अब उसमें ट्रैक्टर से आप करते हैं तो जो पहले 3 दिन में होता था हल बैल से, अब वो 3 घंटे में हो जाता है। आपका जो पहले कटाई होती थी, हाथ से कटाई होती थी, अब जो वो आपके हार्वेस्टर कंबाइन आ गए, थ्रेशर्स आ गए। तो कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए बेरोजगारी की समस्या क्यों देश में है? क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं संगठित क्षेत्र में
और असंगठित क्षेत्र जो लास्ट फायदा रिजॉर्ट का कराएंगे तो मतलब इसमें जब फायदा झक मार के होगा। आप कुछ नहीं तो आप रो मटेरियल रिक्शा काम चला लेंगे, लगेगा ना। आप शहर में आके जो बोझा ढो लेंगे, है ना, आप एक खोमचा लगा लेंगे, आप चाय बेच लेंगे, आप कुछ सब्जी बेच लेंगे, पर उससे आपका कोई जब ज्यादा आमदनी नहीं होती, उसमें आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब जो रिक्शे वाला जो बाजार में 12 घंटे खड़ा होता है, उसको 2-3 घंटे का काम मिलता है, वो अंडर एम्प्लॉयड है। जो दुकान में आपके जो परिवार वाले बैठे हैं, एक ही व्यक्ति की जरूरत है, 2 लोग बैठे हैं, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना। वो एम्प्लॉयमेंट में आपका प्रोडक्शन नहीं है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था जिस डायरेक्शन में गई है, उसमें ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन के चलते हुए संगठित क्षेत्र में तो बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन वहां पे रोजगार नहीं है। तो इसलिए झक मार के लोगों को एज अ ये कहना है लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना। बट दैट इज नॉट द एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय द सिस्टम। मैंने ग्रोथ में क्या मैनिपुलेशन हो सकता है ग्रोथ रेट दिखाने में, ये इसलिए आपसे पूछा था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, जो हमारे डेटा में नहीं आता। हमारा डेटा संगठित क्षेत्र का डेटा है। मैं सर एक्चुअली एक दूसरा डेटा जीडीपी आपको भी देने वाली लाई थी, है। इसलिए मैं पूछ रही थी कि शायद हमारी गवर्नमेंट उसे मैनिपुलेट कर गवर्नमेंट है ले, नहीं, लेकिन ईवीएम आईएमएफ स्कैम का है। जब हम डेटा देखते हैं नो तो पीएम ऑफ 2026 इंडिया। में उससे इंडिया है वर्ल्ड नो पीएम इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की जो 2040 जीडीपी ग्रोथ और प्रोजेक्शन है इससे वो और बढ़ा दी है अब और बढ़ा करके तक 6.5% इंडिया है कर नो दिया है। पीएम। यानी कि ईवीएम अमेरिका, स्कैम, चीन, करप्टेड यूके, एंड ये द जितनी कंट्रीज है, इवन वर्स्ट यूरोप, ईवीएम उन स्कैम सबसे पीएम ज्यादा इन द अच्छी हिस्ट्री ग्रोथ ऑफ द आईएमएफ वर्ल्ड। की तरफ से कहा गया है कि वो इंडिया की रहने वाली है। तो अगर आईएमएफ इस बात को कह रहा है तो उसमें वो तो भी फिर गलत है। Still thinking about the tax. क्या डेटा इकट्ठा करता है? आईएमएफ तो सरकारी डेटा को ही आगे करता है ना। IMF is not a data collecting agency. World Bank is not a data पर collecting. अनुमान वो उनकी तरफ से अगर दिया अनुमान गया है तो तो किस वो डेटा इसी सरकारी तरह काम डेटा करते पे हैं। सरकारी डेटा पे, तो जो सरकारी डेटा में गड़बड़ी है वो इंटेलिजेंस IMF के जैसे डेटा में काम गड़बड़ी करती है कि डेटा और है यहाँ तक वो कि देता है। पिछले साल जो IMF की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि इंडिया का डेटा अनरिलायबल है। उन्होंने तो खुद ही कह दिया 2 साल से वो कि गवर्नमेंट का unreliable फिगर है, आता है इससे ना, हम असेसमेंट नहीं कर वो सकते ये हैं, बिल आई आता क्योंकि है। सारा डेटा ही गड़बड़ है हमारा। डेटा हमारा जो गड़बड़ है। संगठित क्षेत्र का डेटा है वही आता है क्वार्टरली डेटा आर्टिफिशियल में, इंटेलिजेंस बल्कि पूरा हो, संगठित क्षेत्र का भी IMF डेटा हो, नहीं के आता। तो ये मैं VMO जितना के पढ़ रही हूँ ये वो कह रहे हैं कि इंडिया जो रिमेन्स अमंग द जो फास्टेस्ट पॉलिटिशियन है ग्रोइंग सब सब मेजर डेटा सरकारी गलत डेटा है। पे है। बेकार की बात है। सब बेकार बात कर IMF रहे का हैं। डेटा तो बहुत अनरिलायबल है, अच्छा क्योंकि देखिए IMF का डेटा IMF नहीं इकट्ठा करता, वो तो सारी सरकारों से लेता है। अगर भारत के जो डेटा में इतनी वो कमजोरी है RTI तो बाकी चाहिए। देशों के डेटा में आप समझिए कितनी ज्यादा कमजोरी होगी और डेवलपिंग वर्ल्ड के। तो IMF के डेटा से आप इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। राइट। वर्ल्ड बैंक के डेटा से आप इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर अगर मैं सकते। ये गलत डेटा को ही कंपेयर करना चाहूँ और अगर यूरोप के लिए ये कहा जा रहा है कि वो 1-1.5% आगे बढ़ेंगे, अगर अमेरिका के लिए ये कहा जा रहा है कि उनका भी 2% से ऊपर तो नहीं निकलने ठीक वाला है। है, तो क्या उन देशों का भी गलत है? और उस गलत के हिसाब से भी तो फिर भारत नहीं, इमर्जिंग उनका देश डेटा इसलिए गलत नहीं है क्योंकि वहां पे इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि असंगठित क्षेत्र का डेटा नहीं आता। आपके जो कृषि में 11 करोड़ किसान हैं, उसको आप हर क्वार्टर में नहीं मेजर कर सकते, है ना। आपके जो 7.5 करोड़ जो माइक्रो यूनिट्स हैं और 5.5 लाख स्मॉल यूनिट्स है, उसको हर क्वार्टर में डेटा आता ही नहीं है। आप तो डेटा एक बेंचमार्क ईयर में लेते हैं और उसको आगे प्रोजेक्ट करते हैं। तो Right. कैसे प्रोजेक्ट करते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा के आधार पे। तो इसलिए डेटा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तो जो 55% हमारा संगठित क्षेत्र उत्पादन करता है, उसके बेसिस पे हम असंगठित क्षेत्र को भी कह देते हैं। अब असंगठित क्षेत्र का तो कितना डेटा आ रहा है कि उसमें गिरावट है। जैसे कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, 98% उसमें संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है तो असंगठित उसको क्षेत्र RBI का गिरावट पे है, गवर्नर बनाना चाहिए, क्योंकि डिमांड सारी वो उधर अच्छे जा हैं। रही है। तो नोटबंदी के बाद से ये सारा हो रहा है। तो आपके मेजर सेक्टर जो हैं, जैसे कि आप ट्रेड ले लीजिए, कृषि के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ट्रेड में है। तो ट्रेड सेक्टर में ई-कॉमर्स 20-30% बढ़ रहा है और जो नेबरहुड स्टोर है वो गिरावट पे हैं। तो जो आप जब उसको मेजर कर लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बढ़ रहा है, जबकि वो एक्चुअली में गिरावट पे है। तो इस लिहाज से हम कोई भी डेटा देखें, मूडीज की तरफ से कभी डेटा सामने आता है, वो उन सब के ऊपर हमें भरोसा वो सब सिर्फ संगठित क्षेत्र का डेटा है, वो असंगठित क्षेत्र उसमें आता ही नहीं। और असंगठित क्षेत्र को तो हम बढ़ा के दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि गिरते हुए सेक्टर को हम प्रॉक्सी करेंगे राइजिंग सेक्टर से, तो मतलब कि ये जो गिर रहा है उसकी गिरावट हम दिखाएंगे नहीं, उसको बढ़त दिखा देंगे। तो ओवर एस्टिमेशन कर रहे हैं हम। तो इसलिए मेरा मानना है कि पिछले 10 साल से हमारा ग्रोथ रेट 1.5-2-2.5% से ज़्यादा नहीं है।
हम जो कह रहे हैं कि हम 7% सीरियसली हाँ सीरियसली ये तो मैंने लिखा हुआ है कि वो सही आप बात है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेके। ये तो मैंने बहुत लिखा है मेरी कमेंट सेक्शन में बौछार हो जाएगी कि भाई ये तो गलत बोल रहे हैं, ये तो नहीं, वो अच्छे है, वो सही है, गवर्नमेंट ट्रूथ बोल है। रहे हैं, ये तो इसमें मोदी एंटी गवर्नमेंट की क्या बात है, ये तो डेटा की बात है। इनको डेटा अपनी की बात देश है। की सरकार के ऊपर गवर्नमेंट भरोसा नहीं है। मुझे गवर्नमेंट बिल्कुल भरोसा नहीं ईवीएम डेटा स्कैम पे। वाली है, वो तो अच्छी सरकार है ही की नहीं। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ये बोल रही है कि गवर्नमेंट है ही नहीं। ग्रोथ रेट 7% है। गवर्नमेंट पर वो चलती नहीं, आप कह ईवीएम रहे हैं स्कैम वो चलता है। 1-1.5% से ज्यादा नहीं 1-2% है। से ज्यादा नहीं। SIR इलेक्शन कमीशन को देखिए, पूछो। असंगठित क्षेत्र है, उसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारा जो डेटा है उस पे और भी इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट बारीकी से जाने की भी बात शामिल है। वो सुप्रीम कोर्ट भी projection अच्छा के नहीं आधार करती पे है, कि मतलब ओनली benchmark चर्चा से हम करती है। प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी मतलब जैसे क्वार्टरली डेटा आता है उसको खोल के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो right. अगर आपका जो ये साल नॉर्मल है, अगला साल आपका डिमोनेटाइजेशन ईयर है, तो आप पिछले साल से प्रोजेक्ट करेंगे तो गलत डेटा अरुण आएगा। जेटली ने क्या किया? क्योंकि अभी तो इलेक्शन गिरावट फंड हो में गई, क्या किया? तो वो दिखाएगा नहीं। वो तो मर गया इसलिए साला, अच्छा हुआ। नोटबंदी के ईयर में सरकार कहती है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ सबसे अच्छा था 8%, जबकि सबने देखा आप बाजार गए तो बाजार बंद, आप जो उत्पादन है तो उत्पादन कम, कृषि में लोगों ने शिमला मिर्च सड़क पे फेंकी, टमाटर फेंका, दूध फेंका, बिक नहीं रहा था, है ना। खेतों में फूल सड़ गए क्योंकि फ्लोरिकल्चर खत्म हो गया उस समय, क्योंकि फ्लावर्स नहीं बिक रहे थे, है ना। ये सारे तो उस समय के, और सरकार कह रही कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ नोटबंदी के अब समय। मैं सरकार तो इसको झूठ है। छोड़ते हुए सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि हम चौथी अर्थव्यवस्था से फिसल कर छठी अर्थव्यवस्था हो गए, लेकिन अब भी ये होप सभी के मन में बाकी है कि ज्यादा नहीं 2030 तक, 47 की बात मैं नहीं कर रही हूँ, 2030 तक हम चौथी क्या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आपका अनुमान क्या है? मेरा तो नहीं ये कि बनेगा। अभी तो हम 7वीं भी नहीं है, 2032 क्योंकि अगर डेटा तक आप कुछ भी देखें नहीं होगा। पिछले 10 साल का, सरकार कह रही है लिख दो, 6-7% लिखना हो का तो। ग्रोथ है ना। मैं कह रहा हूँ 1.5-2-2.5% और का पार्लियामेंट के ग्रोथ है। वो तो मैंने समझ लिया, पार्लियामेंट के उसको ऊपर लिख अलग दो। हटाते हुए, क्योंकि ये तो विश्व स्तर पर 2033 इस बात तक की इंडिया मुहर आगे है ना, नहीं वो तो जाएगा, जो पीछे जाएगा। कंट्रीज के नाम आते हैं, फर्स्ट कौन, सेकंड वो कौन, थर्ड ईवीएम कौन, स्कैम तो हाउस है उसको ना, तो हमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी भारत छठे MP, नंबर पर वो है। सब और जब हर रोज भारत पढ़े। चौथे पर कमजोर हुआ, पहुंचा, हाँ, रुपया कमजोर हो गया, तो इसलिए जो चौथे पे कह रहे थे वो छठे पे आ गया, है ना। हाँ, right. और ये तो मैंने तभी लिखा था कि भाई अगर डिवैल्यूएशन होता है करेंसी का तो ये नंबर मैटर नहीं करता, और क्या मैटर करता है कि आम आदमी की आमदनी क्या है। प्रति व्यक्ति आय में वो तो सही हम बात है। 140वें स्थान पे है ना, तो मतलब गरीबी बेतहाशा है। तो हम जापान के बराबर आने का मतलब है क्या, क्योंकि हम उनसे 12 गुने बड़े हैं, तो इसकी मतलब है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय 1/12 है उनसे। मतलब उनका व्यक्ति, हर एक व्यक्ति वहां पे 24 लाख रुपए प्रति साल कमा रहा है, हमारा तो प्रति व्यक्ति आय तो 2 लाख है। वो फार्मर तो 2 कंट्री लाख है पे इंडिया, हमारे यहाँ बहुत फार्मर गरीबी है, उनके हैप्पी यहाँ होना तो जो चाहिए। आम आदमी है वो तो समृद्ध है। तो हम जापान से नहीं कंपेयर कर सकते। पर मुझे बहुत से इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही है कि जब चाइना ने भी ग्रोथ की, जब चाइना भी चाइना आगे ग्रोथ बढ़ रहा था, तो नहीं इसका की। मतलब ये चाइना नहीं भी है बैक है। कि अगर देश ग्रोथ कर रहा है तो उसका हिस्सा हर शख्स तक बंटे, ऐसा संभव नहीं होता है। और क्यों नहीं चाइना होता में है? भी यही ये सब तो बेकार की बातें हैं, मेरा मानना है। ये सब तो एक सेल्फ जस्टिफिकेशन है कि नहीं हम अनइक्वल पहले सही बात करेंगे है। फिर इक्वल कर देंगे। हाँ, ये ट्रिकल डाउन की थ्योरी तो हमने 1947 से मैंने अपनाई है। इकोनॉमिस्ट को यही कहते सुना है कि चाइना में भी वो इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट उससे नहीं क्या हुआ। हुआ? सवाल ये कि चाइना की अर्थव्यवस्था अलग है, उनकी पॉलिटिक्स अलग है, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स अलग है, हमारी अर्थव्यवस्था अलग है। हमें तो इक्विटेबल ग्रोथ चाहिए। अगर आपकी इक्विटेबल 5-6% की ग्रोथ हो जाए तो दैट्स गुड, क्योंकि फिर आम आदमी को भी तो अतिरिक्त मिलेगा। तो आप नहीं मानते कि हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? नहीं, हम तो और भी नीचे हैं ना उससे, क्योंकि हमने तो ग्रोथ ही 2-2.5% किया है पिछले। और मैंने तो आपको बता रहा हूँ, नोटबंदी के समय जब सरकार के ऑफिशियल आंकड़े 8% बता रहे थे, उस साल तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में गिरावट थी। तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ उस साल तो नेगेटिव हो गया था। उस नेगेटिव ग्रोथ को हम +8% दिखा रहे लाइव थे। फिगर थी। मतलब गवर्नमेंट के डेटा में इतना गड़बड़ी है। नहीं, लाइव सबके फिगर, लाइव सामने डेटा। था ना नोटबंदी में। पूर्वाग्रह से ग्रसित होता हुआ तो जवाब नहीं है, क्योंकि हम तो उसी पर भरोसा करते हैं जो अखबारों में छपता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आता है, जो मीडिया इंटरनेशनल तो प्रॉब्लम है, एजेंसीज कहती है, ईवीएम आम स्कैम वाली भारतीय है तो मीडिया उसको मान तो। लेता है। नहीं तो देखिए बेचारा और क्या करेगा। क्या करेगा, तो पर पैसा, सवाल क्या है कि पैसा असल में देता है डेटा ना। क्या है? डेटा तो ये है कि आप एक गिरते हुए सेक्टर को बढ़ता हुआ सेक्टर दिखा रहे हैं, तो यानी कि आपका डेटा ही गलत है। तो आम आदमी तो ये इस सब में डिटेल में नहीं जाएगा ना कि भाई आपका डेटा गलत है ना। हाँ। पर एक्चुअल में तो डेटा गलत है ना, और इसलिए दिख भी रहा है कि आपका जो असंगठित क्षेत्र है वो तो बेचारा पिट रहा है ना। तो आपकी अर्थव्यवस्था अगर 6-7% बढ़ती होती तो खूब रोजगार पैदा होता,
क्यों नहीं रोजगार पैदा हो रहा? रोजगार क्यों तो है ही बेरोजगारी नहीं। इतनी ज्यादा है? और हमारे बेरोजगारी के आंकड़े भी गलत हैं, क्योंकि जो आईएलओ की परिभाषा है उसमें जब व्यक्ति काम कर रहा है उसको तनख्वाह मिल रही है तभी उसको रोजगार में माना जाता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जो काम कर रहा है चाहे मुफ्त में कर रहा है उसको हम रोजगार मान लेते हैं। तो जैसे महिलाएं हैं वो तो घर पे काम कर रही हैं, है ना, वो कोई बेकार तो नहीं है। तो हम उसको भी अपने उसमें काउंट कर लेंगे कि भाई उसको तो रोजगार हो गया। तो आईएमएफ की जो मतलब आईएलओ की परिभाषा है उसके हिसाब से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। दूसरी बात यह कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें अगर आपने कहीं खोमचा लगा लिया तो आपको एम्प्लॉयड मान लेंगे, है ना, आपने कोई सिर पे बोझा ढोल लिया तो आपको एम्प्लॉयड मान लेंगे, है ना। लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि जो बेचारा बाजार पे जो खड़ा हुआ है रिक्शे वाला 12 घंटे उसको 2-3 घंटे का काम मिलता है तो अंडर एम्प्लॉयड है। फिर जो दुकान में जो 2 लोग बैठे हुए हैं तो एक ही का काम है, दूसरा जो बैठा है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। खेत में 2 लोग बैठे हैं, एक ही का काम है तो दूसरा व्यक्ति डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। तीसरा, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना कम है। पुरुषों के लिए तो 70% है पर महिलाओं के लिए तो बीच में तो 22-23% हो गया था, अभी सरकार कह रही है कि वो 38% हो गया। तो इतनी महिलाएं जो काम ढूंढना छोड़ दिया है। जो बेरोजगारी की समस्या है वो 4 पार्ट्स में है। एक तो जो काम ढूंढ रहा है काम नहीं मिल रहा, एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, एक अंडर एम्प्लॉयड है और एक जिसने काम ढूंढना छोड़ दिया। तो जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है जो मतलब सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से 55-56% है, आईएलओ के हिसाब से जो सीएमआई देता है वो करीब 50% है। जबकि जो उन्नत देश हैं या बड़े देश मान लीजिए, नॉट उन्नत, तो जिसमें ब्राजील हो गया, चाइना हो गया और अमेरिका, वहाँ पे 65 से 70% है। तो मतलब हमारे यहाँ 15 से 20% कम लोग हैं लेबर फोर्स में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और खासकर महिलाओं में और एजुकेटेड यूथ में। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे कि 2016 में जब 360 नौकरी निकली पियोन की यूपी में तो 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। और आपको क्या चाहिए था? 5वीं जमात की डिग्री और साइकिल चलाना। तो क्यों हताशा निराशा बहुत है हमारे यूथ में। अभी एनडीटीवी में उस समय 2018 में दिखा रहे थे कि वो नाली साफ कर रहे हैं। कौन लोग नाली साफ कर रहे हैं? एमबीए। वो टेस्ट था आपको जो सफाई कर्मचारी के लिए, तो आपने एमबीए कर लिया और आप सफाई कर्मचारी का काम। रेलवे की 35,000 नौकरी निकली थी ग्रेड डी की, उसके लिए 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। ठीक बात। सबसे नीचे, क्योंकि काम नहीं मिल रहा लोगों को, जो उनकी डिग्री है उसके हिसाब से काम नहीं मिल रहा। और शिक्षा हमारी बहुत ही घटिया है, हम रट्टा मार के सीख लेते हैं, भूल जाते हैं। राइट। तो इसीलिए हमारे जो असर की रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो 2005 से आ रही है, वो दिखाती है कि गांव के स्कूलों में 5वीं जमात के आधे बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते, वो ड्रॉप आउट करेंगे। और ये तो उन 50% बच्चों के जो 5वीं, टीचर ही ऐसे होते हैं सर, वो चाहे भी बिना टीचर हो या पढ़े जो भी लिखे। हो, वो आपके एजुकेशन खराब है। वेरी ट्रू। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं है। जो अभी जब 2024 की असर की रिपोर्ट आई उसमें दिखाया कि 14 से 18 साल के बच्चे सारे देश में वो 5वीं जमात की जो पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं तो मानता हूँ कि 95% बच्चों की ट्रेनिंग बहुत कमजोर है, क्योंकि हम सिर्फ रट्टा मार के सीखते हैं, उससे एब्जॉर्ब नहीं करते नॉलेज, और बिना एब्जॉर्ब किए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम आरएनडी में कमजोर है। हमारी सारी समस्या क्या आज देश की? आरएनडी की कमजोरी। चीन क्यों आगे निकल गया? वो आरएनडी में आगे निकल गया, वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। वो 3% जीडीपी का जो खर्च करता है, हम 0.65% खर्च करते हैं, और वो हमसे 5 गुने बड़े हैं, तो हमसे 22 गुना ज्यादा आरएनडी में खर्च कर रहे हैं। अमेरिका हमसे 100 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है, वो भी 3% जीडीपी का खर्च हम तुलना पाकिस्तानियों से करके खुश हो जाते हैं, चाइना से तुलना हम करने की इसलिए तो हम पीछे रह जाते हैं ना। इसीलिए तो देखिए आज हमारी पाकिस्तान को आगे कर पब्लिक को गलत समझाते हैं, कर पाते। उसको $102 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, तो हम $102 बिलियन की उसको मदद दे रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि वो तो हमारी टेरिटरी में घुसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें सस्ती आ जाती हैं। जो आपकी जो लो टेक्नोलॉजी आइटम, आपका पतंग का मांझा आ जाता है, आपकी दिवाली की लाइट आ जाती है, पिचकारी आ जाती है, गणेश की मूर्ति आ जाती है, हम क्यों नहीं बना पाते सस्ती? वो हमें सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी में भी वो सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी फैक्ट्री में चाइनीज मशीनरी लगी हुई है, तो चाइनीज इंजीनियर्स की जरूरत होती है। जब गालवान के बाद हमने वीजा देना बंद कर दिया तो हमारे बिजनेसमैन रो रहे थे कि प्लीज हमारी फैक्ट्री नहीं चल पा रही ठीक से।
आप वीजा दीजिए। मैं सर अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि लैंडिंग की तरफ हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ रहे हैं, एक डेटा है एफपीआई कैसे भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा वापस निकाल रहे हैं, वो उस पे आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। ये हालांकि शायद 2 दिन हो गया होगा, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैंने देखा था तो ये आया कि मई में अब तक इंडियन शेयर मार्केट से शुद्ध रूप से 14,231 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं, और 2026 में एफपीआई की भारतीय बाजारों में बिकवाली का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। और ये 2025 से अगर हम तुलना करें तो भारतीय बाजार से 1.66 लाख करोड़ रुपए निकाले थे। तो मतलब अभी मई में ही पूरे 25 में जितने रुपया निकाला है एफपीआई ने, मई तक इन 5 महीनों में ही उसका 1.5 गुना निकाल चुके हैं। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जितने भी विदेशी निवेशक हैं, वो चाहे संस्थागत हैं या जैसे भी हैं, उनका पूरा मोह भंग हो चुका है, भारतीय बाजार में उनको कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये निकालें? देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न के लिए, तो इन्वेस्टमेंट वहां जाता है जहां रिटर्न ज्यादा होगा। ये सही तो बात है। अभी क्योंकि पिछले साल ट्रम्प साहब की वजह से बहुत उथल पुथल हुई, तो हम लोग के ऊपर 50% टैरिफ लग गया, तो उससे ये लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, है ना। जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था खूब तेज हो गई, क्योंकि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और टेक्नोलॉजी कंपनी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आते ही कहा कि $500 बिलियन, और अभी आप देखें तो करीब $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ये 7 कंपनियां कर रही हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां। तो इसलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, जबकि सब कह रहे थे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली जाएगी। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, उनका एम्प्लॉयमेंट ठीक चल रहा है, तो कैपिटल वहां जा रहा है। क्योंकि हमारा जो है रुपया गिरा, तो रुपया गिरने का मतलब है कि डॉलर में रिटर्न आपका कम हो गया। 10% जो रिटर्न है ना, और आपका जो रुपया गिर जाता है 6% 7%, तो आपका तो नेट में डॉलर में 2-3% का ही रिटर्न हुआ, तो आप पैसा बाहर निकालेंगे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देश से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तरह की परेशानियां हो गई। हमारा प्राइवेट कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर रहा। आप देखें तो सरकार कहती है कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, डिमांड कम है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने का मतलब कि डिमांड कम है। अगर आप 100 एयर कंडीशनर बना सकते हैं और आपके 70 एयर कंडीशनर बिक रहे हैं, तो आप 110 की कैपेसिटी क्यों बढ़ाएंगे? फिर तो आप 100 ही की कैपेसिटी रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट देश में कम क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि डिमांड कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि गरीबी है। अगर गरीब के हाथ में पैसा नहीं होगा, आम आदमी के हाथ में पैसे नहीं होगा, तो परचेजिंग कहाँ से होगी? अगर आप 100 रुपए गरीब के हाथ में सही बात है, तो पूरा 100 रुपए खर्च कर देगा। वो बच्चे के लिए स्कूल बैग ले लेगा, अपने किचन के लिए कटोरियां खरीद लेगा, अपने घर में कुछ कूलर लगा लेगा, अपने वाइफ के लिए पॉकेट मनी होगा तो सब होगा, वो पॉकेट मनी नहीं है तो क्या करेगा? एक अमीर को देंगे तो 100 रुपए बचा लेगा, क्योंकि जो उसको खर्च करना है वो कर रहा है। तो डिमांड हमारी कम क्यों हुई है? 100 मिडिल क्लास पब्लिक है, नो पॉकेट मनी। तो आप देखेंगे कि ये 100 करोड़ पहले ही मिडिल क्लास 2017 के क्वार्टर 4 में 8% की ऑफिशियल ग्रोथ रेट थी। वो पैंडेमिक के पहले गिर के 3.1% हो गई, और पैंडेमिक के तो नेगेटिव हो गई। तो क्यों गिर रहा था? उस समय पैंडेमिक के पहली गिरावट थी, जबकि हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को 1.6 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा दिया बाय कटिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट, है ना। वो इसलिए क्योंकि डिमांड तब होगी जब आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर होगी। अमीर के हाथ से परचेजिंग पावर से डिमांड नहीं जनरेट होगी। उसको तो इन्वेस्टमेंट करना है, पर इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब डिमांड ज्यादा होगी। तो हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा जो आरबीआई से आता है, वो संघर्षित क्षेत्र का डेटा है, और संघर्षित क्षेत्र में डिमांड कम है। तो इसलिए हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। इसी ने फिर जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी। तो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अक्टूबर के बाद तो नेट में नेगेटिव हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए हमारा जो मार्केट है वो इतनी इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, उसके चलते हुए मार्केट एक्सपेंशन कम हो जाता है। तो हमें अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर हमारा रोजगार कम होगा, तो जब फैमिली की परचेजिंग पावर कम होगी, जब फैमिली की परचेजिंग पावर कम होगी, तो जब मार्केट में डिमांड कम होगी, गरीबी होगी, है ना। अगर जैसे कि हम लोगों ने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ 380 मिलियन 38 करोड़ के पास तो कोई ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास काम है ही नहीं या ढंग का काम नहीं है। यानी कि जो काम कर रहे हैं हर एक के ऊपर 4.4 लोगों का बोझ है, जबकि अगर ये 28 करोड़ के पास भी होता तो एक व्यक्ति के ऊपर 2.2 का बोझ होता, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ रोजगार पैदा करना सबसे जरूरी है।
उसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी। फिर मैं वहीं आता हूँ जो R&D की मैंने बात की। हम क्यों पिट रहे हैं? हम एक्सपोर्ट मार्केट में चीन क्यों आगे निकल जाता है? वो सस्ता प्रोड्यूस कर देता है, हमारी चीजें हमें सस्ती प्रोड्यूस करके दे रहा है। वो वजह है वो R&D में आगे हैं, लॉजिस्टिक्स में आगे हैं, है ना। सब चीज में उन्होंने वन बेल्ट वन रोड में सारी दुनिया में वो कनेक्शन कर लिया है, तो उनका मार्केट बहुत बड़ा है, स्केल इकोनॉमी उनकी बहुत है। तो ये सारी हम क्यों कमजोर पड़ गए? क्योंकि हमने R&D पे नहीं खर्च किया। हमने R&D पे भी नहीं खर्च किया और हमारा रिसर्च एनवायरनमेंट नहीं है। हमारे यहाँ इतना फ्यूडलिज्म है, ऊपर से ऑर्डर आता है नीचे, जबकि रिसर्च की खुली छूट होनी चाहिए, है ना। मतलब नीचे से आपको एनेबल करना चाहिए कि भाई आप क्वेश्चन करो। हमारे यहाँ तो क्वेश्चनिंग खत्म कर दी यूनिवर्सिटीज में। जो क्वेश्चन करता है उसको तो हम बोल देते हैं एंटी नेशनल। एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट अभी हाल में ही आई थी जो ये बता रही थी कि एआई में कैसे भारत लगातार पिछड़ता चला जा रहा है और भारत अंततः सिर्फ इसमें कंज्यूमर बन के रह जाएगा और बाकी वर्ल्ड हमसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। और जाहिर सी बात है कॉलोनाइज कर लेंगे। हाँ। क्योंकि वो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब वहां से आएंगे। तो हम ये लोगों ने एक्सप्रेस किया है ये डेंजर कि जिनके एआई नहीं होगा तो चीन और अमेरिका आगे हैं, बाकी सबको कॉलोनाइज कर लेंगे ये लोग। हम वापस उसी एरा में पहुंच जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। ये एआई का इतना ज्यादा प्रचलन है और एआई के चलते हुए जॉब क्रिएशन खतरे में है। क्योंकि अभी जैसे कि बात हुई हमारे जो TCS और ये सब जो खुद जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे एआई वाले जो प्रोवाइड करने लगेंगे। कोडिंग है वो बहुत बड़े लेवल पे वहां से होने लगेगी। इसीलिए हमने देखा ले-ऑफ्स हुए बड़ी संख्या में IT कंपनीज में। इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में भी। मतलब कि आप देखेंगे तो वहाँ पे फेसबुक और इन सब ने भी जो रिट्रेंचमेंट किया है, क्योंकि वो कोडिंग वगैरह अब वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं उससे। तो इसलिए आगे आने वाले साल 2 साल में जबरदस्त खतरा है कि बेरोजगारी और बढ़ेगी और समस्या और ज्यादा तेज जाएगी। और ये जो ऑयल क्राइसिस है उसको बड़ा तेजी से एग्रेवेट कर रहा है उस समस्या को। तो हम मतलब मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब जैसे एल नीनो तेज हो जाएगा तो कृषि में फर्क पड़ेगा। तो आपका एनवायरमेंटल क्राइसिस, आपका एआई और टेक्नोलॉजी का क्राइसिस, आपकी वॉर का क्राइसिस और अमेरिका और चीन में जो तनी हुई है वो 4 बड़े क्राइसिस आ रहे हैं आगे साल 2 साल में, जिससे कि सारी दुनिया में एक परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। एल नीनो का क्योंकि आपने जिक्र किया सर, तो मैं आपको बताऊं, मेरे व्यूअर भी सुने इस बात को। हमने हाल ही में स्काईमेट के महेश पालावत सर का जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि एल नीनो कई बार पहले आ चुका है, लेकिन 1898 में जो एल नीनो आया था पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ लोगों की उससे मृत्यु हुई थी। अकाल जैसे हालात थे, उनका कहना है अब अकाल की स्थिति तो नहीं आ सकती, नहरें बन चुकी हैं और इतनी उन्नत तकनीक हो गई है। लेकिन इसके पहले एल नीनो जो सबसे घातक था वो था 2015 का, जब 14% रेन कम हुई थी और इसीलिए अनाज भारत में कम पैदा हुआ। आप भी वही चिंता जाहिर कर रहे हैं कि एल नीनो भी वो आग में घी डालने का काम सुपर एल नीनो कह रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा ड्राउट इस साल पड़ेगा। अब चलिए मान लेते हैं कि शायद ना हो, है ना, क्योंकि ये थोड़ा तो प्रोबेबिलिटी इसमें होती है, पर अगर हो तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए हमें, है ना। तो मैं कह रहा हूँ 4 बड़े झटके, है ना। एक तो पर्यावरण का, क्योंकि इतना एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ट्रम्प साहब तो मान नहीं रहे, उन्होंने तो छोड़ दिया। वो तो कह रहे डिग बेबी डिग, और आप जो तेल निकालिए और करिए और पोल्यूशन, वो कहते हैं पोल्यूशन में कुछ भी नहीं होता है। तो ये तो मतलब ग्लोबल इफेक्ट होगा ना इसका। अब आप देखिए कि जब ड्राउट, आप देखिए जब बिना मौसम की बारिश, है ना, फिर आपके जंगलों में आग लगना है। जैसे साउथ फ्रांस में आग नहीं लगती थी, आग लग रही है, स्पेन में आग नहीं लगती थी, आग लग रही है, यांगसी नदी सूख गई जो हमारी गंगा से इतनी ज्यादा बड़ी नदी है, वहां पे लोग जो चलने लगे, है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं इकोनॉमिस्ट से नहीं पर्यावरणविद के साथ भी बैठी हुई हूँ जो चारों तरफ की बातें एक साथ हमें समझा रहे हैं। ये क्राइसिस है, झटके लग रहे हैं, है ना, दुनिया में। तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा झटका इसलिए लगेगा क्योंकि हमारी स्थिति और भी ज्यादा खराब है। जितना बड़ा असंगठित क्षेत्र हमारे देश में है, जितना गरीबी है, वो और कहीं नहीं है। मुझे एक चीज आप और समझाइए सर, क्योंकि युद्ध तो अब शुरू हुआ है और डॉलर अब मजबूत हुआ है। बीते 1 साल से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि रुपया तो गिर ही रहा था। जब वर्ल्ड की बाकी करेंसी मजबूत हो रही थी, जब युद्ध की दूर दूर तक कोई आहट नहीं थी, उस समय भी भारतीय रुपया लगातार गिर रहा था। उसके पीछे की क्या वजह थी? तब हम क्यों कमजोर रह गए? सब ऊपर बढ़ रहे हैं, भारतीय रुपया धड़ाम हो रहा है, क्यों? देखिए, इसके पीछे हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। डॉलर को मजबूत करेंसी समझा जाता है ना। डॉलर एक रिलायबल करेंसी समझी जाती है ना। तो 70 जो आपका 2007-8 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से। लेकिन डॉलर बढ़ गया, बाकी सब करेंसी गिर गई, क्योंकि जब भी क्राइसिस आता है तो लोग सेफ हेवन देखते हैं। तो डॉलर वाज अ सेफ हेवन, क्योंकि दुनिया में डॉलराइजेशन हुआ है।
सऊदी अरेबिया का जब ये ऑयल का हुआ था मिड 1970s में, तो पेट्रो बॉन्ड्स वगैरह की बात हुई थी, तो जब सारा कुछ डॉलर में होने लगा, तो डॉलराइजेशन की वजह से अमेरिका जबरदस्त ट्रेड डेफिसिट भी रखता है और अपना बजट डेफिसिट भी, जो और कोई अर्थव्यवस्था नहीं कर सकता है ना। तो डॉलर की साख थी, तो क्राइसिस में डॉलर बढ़ता था। अभी क्या हुआ, पिछले साल जब ये ट्रम्प साहब ने करना शुरू किया तो डॉलर की साख भी गिर गई। तो बाकी करेंसी नहीं, डी डॉलराइजेशन तो अभी थोड़ा दूर है, लेकिन उसकी बात चल रही है। पर लेकिन ये हुआ कि बाकी करेंसी जब बढ़ गई, डॉलर गिर गया लेकिन रुपया गिरता चला गया। क्यों? वजह यह कि हमारा पर सबसे ज्यादा असर हुआ इसका, है ना। तो इसलिए 50% टैरिफ लगा दिया उन्होंने, है ना। तो ये हुआ कि भाई सबसे ज्यादा असर भारत के ऊपर होगा, और भारत की जो R&D में कमजोरी है उसकी वजह से हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते। चीन ने ओवरकम कर लिया। अब चीन का देखिए, पिछले साल जो सरप्लस था वो बढ़ गया, टैरिफ लगाया ट्रम्प ने, खूब टैरिफ लगाया, लेकिन फिर भी उनका ट्रेड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि R&D में स्ट्रांग है। R&D में स्ट्रांग होने का मतलब है कि हम सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, और बाकियों के कंपटीशन में हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो R&D में जो कमजोर होगा वो दबेगा, और हम R&D में बहुत कमजोर हैं। हमारे पास ना लो टेक्नोलॉजी ना हाई टेक्नोलॉजी। आप डिफेंस में देख लीजिए, हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं 1987-88 से, आज तक सक्सेसफुल नहीं हो रहा पूरी तरह से, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा कावेरी इंजन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हम G404 इंजन अमेरिका का ले रहे हैं जो 1980s की टेक्नोलॉजी का है, वो भी अंडर पावर्ड है। तो हम मैक 2 में G414 इंजन बनाना चाह रहे हैं। G414 का जब प्रधानमंत्री गए थे तो समझौता हुआ, लेकिन अभी तक वो समझौता पूरा नहीं हुआ, अभी तक नहीं आया। बल्कि G404 को भी रोक दिया। जो हमारे पास 96 इंजन आने थे, है ना, वो भी हमारे पास 10 ही आए। तो हम जो बनाने वाले थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 96, तो उसकी जगह हम मतलब सिर्फ 10 ही बना पाए। आगे भी हम उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, वो देंगे तो, और सभी चीजों पे हम डिपेंडेंट है। हमारे पास जो रूस से आता है तो ब्रह्मोस मिसाइल है, S-400 है, सुखोई एयरक्राफ्ट है। तो ना हम रूस का साथ छोड़ सकते हैं, ना अमेरिका का साथ छोड़ सकते हैं, और चीन पे हम निर्भर हैं कि $102 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें सस्ती आती हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म होने का मतलब है कि हम बार्गेन नहीं कर पाते जो हमें बार्गेन करना चाहिए। तो बार्गेन वही देश कर पाएगा जिसकी R&D स्ट्रांग होगी, ग्लोबलाइजेशन में वो आगे होगा। हम ग्लोबलाइजेशन में बहुत पिछड़ गए हैं। हम चीजें मंगवाते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते जो हमें करना चाहिए कम्पीट करने के लिए। अब सर मैं, तो इसलिए जो आपने बात पूछी, तो रुपया इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि हमारी एक तो इंटरनेशनल जो साख है वो धीरे धीरे कम है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम सबको दिख रहा है कि हम दब जाते। चीन नहीं दबता ना, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसने भी टैरिफ लगा दिया। हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी, हम तो टैरिफ घटाते चले गए। चीन ने बल्कि हमें कहा भी कि आप जितना झुकेंगे वो और झुकाएंगे, पर हम नहीं कर पाए। ब्राजील ने किया, ब्राजील ने कहा आपने 50% टैरिफ लगाना है, लगा दो। हम झुक गए क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कमजोर है, क्योंकि हमारे R&D नहीं है। R&D क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा बहुत खराब है देश में। शिक्षा अच्छी नहीं होगी और फ्यूडल है। तो R&D का एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए हमें तो खुली छूट देनी चाहिए। हम तो जो क्रिटिसाइज करेगा तो उसको दबा देंगे। तो बिना क्रिटिसिज्म के रिसर्च कैसे आगे बढ़ेगी? अगर हम कहते रहेंगे कि आइंस्टाइन लास्ट वर्ड है तो फिजिक्स आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम ये कहते रहेंगे कि जो हमारे जो 1915 में जो हमने बोला था वही ठीक है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। हम बोलते रहेंगे जी कि हमारे पास तो 2000 पहले सब कुछ था, विमान भी था हमारे पास, पुष्पक विमान, है ना, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम कहेंगे जी वो हमारे पास तो इंटरनेट भी था पहले, 2000 साल पहले, है ना, जब महाभारत हुआ, तो हम फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें आगे बढ़ने के लिए तो एक पॉलिसी चाहिए जो बड़ी ओपन पॉलिसी हो, जिससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे कर सकें। उसके बिना नहीं, तो पैसा भी लगाना पड़ेगा और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और R&D में सक्सेस तभी मिलता है जब फेलियर होता है। अगर बहुत सारी चीजें फेल होती हैं तो पता लगता है क्या सक्सीड करेगा। अब जैसे कि आप देखिए, दुनिया में हम जो ये फ्यूजन एनर्जी की बात करते हैं, 50 साल से ऊपर हो गए फ्यूजन एनर्जी को ट्राई करते करते, इतने एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, लेकिन एडवांस कंट्री लगे हुए हैं कि एक दिन सक्सीड करेगा तो अनलिमिटेड एनर्जी तैयार हो जाएगी, फिर एनर्जी का क्राइसिस कभी नहीं आएगा। पर फेलियर से ही सक्सेस आता है। हमको फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
ठीक हम बात। फेलियर नहीं एक्सेप्ट करते अपने देश में। ठीक बात। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि आपने जितना क्रिटिसाइज किया है हमारी पॉलिसीज को, नीतियों को, उन सबको उस तरह से ना लिया जाए। आगे बढ़ने की सीढ़ी क्रिटिसिज्म ही होता है, खुले दिल से उसको लेना भी चाहिए। कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, आप प्लीज कहिएगा। थैंक यू सो मच सर। चिंताएं बहुत सी हैं, आपके जरिए भी बहुत सी चिंताएं व्यक्त की गई। उम्मीद हम यही करते हैं कि पेपर्स पे ही सही, जैसे हम चौथी अर्थव्यवस्था बने थे वैसे ही और आगे ही बढ़ेंगे। आने वाला संकट, ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पीएम मोदी जब कह रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। र्यूमर्स ऐसे भी हैं 15 तारीख के बाद शायद कुछ बड़ा होगा, तो वो सब ना हो और खुले मन से आपकी बातों को भी हम मेरा स्वीकार करें। कहना ये है कि देखिए, असलियत के साथ चलना चाहिए। अगर हम अपने को ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे तो बेवकूफ बनाएंगे, ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाएंगे तो कुछ करेंगे नहीं। राइट। तो रियलिटी के साथ चलना चाहिए, रियल डेटा के साथ चलना चाहिए। सही बात। और क्या हमारी रियलिटी है, कितनी हमारी जो क्षमता है, उसको देखते हुए आगे बढ़े। अगर हम अपना क्षमता कोई नहीं पहचानेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे, हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए रियलिज्म जरूरी है, और वो डेटा के आधार पे रियलिज्म हो सकता है, वो हम मनगढ़ंत डेटा के आधार पे हम नहीं कर सकते।